काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे आकर के कहते हैं कि मैम आप ऑडिट पढ़ाते हो, ऑडिट तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। अरे भैया, जो ऑडिट की फैकल्टी है उनके सामने आकर के आप ये कह रहे हो कि ऑडिट तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। मैम, ऑडिट स्कोर नहीं हो पाता। अगर आपके दिमाग में भी ये थॉट एंड ये परसेप्शन है, तो गाइज आज का ये सेशन स्पेसिफिकली आपके लिए है। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं बेसिकली कंपनी ऑडिट, एक ऐसा चैप्टर है जो सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल होता है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के बाद फिर से इसको पढ़ने वाले हो फाइनल के एग्जाम्स के लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड एंड अ स्कोरिंग चैप्टर। बेसिकली इस चैप्टर में से मिनिमम 16 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो व्हाट आई हैव डन इज विद अ मैक्सिमम कंटेंट ऑफ एनिमेशन, सुपर क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस कवर्ड अप इन द वीडियो, मैंने आपके लिए ये लेक्चर तैयार किया है। ठीक है। एंड हाँ जी स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा 3 भागों में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। सो आप तीनों के तीनों पार्ट्स आपको व्यू करने हैं एंड पोस्ट दैट यू विल बी गेनिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के यस, ऑडिट जो सब्जेक्ट है वो डरावना नहीं है, स्कोरिंग है एंड एग्जाम्शन लाना अगर सही तरीके से पढ़ाई करें तो बहुत ही आसान है। ठीक है। एंड हाँ स्टूडेंट्स, बिफोर आई टॉक अबाउट द कंटेंट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट द आइकॉनिक प्रोग्राम्स। हम लोगों ने इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल लेवल पे आइकॉनिक प्रोग्राम्स एज वेल एज प्लस बैचेस शुरू कर दिए हैं। ठीक है। सो जो बच्चा नवंबर 22 की तैयारी कर रहा है या फिर ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है, दिस इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट अप द बैचेस। वाई? बिकॉज अभी अभी हमारे रिसेंट बैचेस लाइव चल रहे हैं, यू कैन कैच अस लाइव। And guys, you can just use the code KSanghavi live or audits are use educators code only. Guys, on the platform you're going to get 1-to-1 iconic membership, students के लिए mentorship है, evaluated test series है, physical copy of books है, industry sessions है, expert advice, experts opinion, ये सारा सब कुछ है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है। and these are the subscription prices. You can very well use the code and get 10 to maximum %, जितना भी maximum possibility है, maximum % ऑफ on utilization of this particular code. चलिए स्टूडेंट्स, so without any further delay, let's get started with the topic. चलिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, वो है कंपनी ऑडिट। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप ऑडिट या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें, 3 स्टेप में हमेशा अपनी पढ़ाई को लेते रहें। सबसे पहला इज ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। व्हाट इज ओवरव्यू? जिससे आपको ये पता चले कि ये चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो आपको कवर करनी। दूसरा चीज जो हमें इस चैप्टर में या फिर जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें करना होगा कि जैसे आपने ओवरव्यू कर लिया कि ये चैप्टर में करीब करीब 15 सेक्शन पढ़ने एग्जाम्पल, तो उस सेक्शंस को धीरे धीरे करके रिटेन एंड क्लियर करते रहे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे और उसको रिटेन करते रहे। And the last very step for any chapter you do it in audit, law, any subject, the third thing what you need to do is close the book, close your eyes and recall. Last 15 minutes should be a recall session. ठीक है। सो हमेशा ध्यान रहे कि चैप्टर को शुरू करने से पहले या फिर चैप्टर को पढ़ने से पहले हमेशा 3 स्टेप्स डिवाइडेड होने चाहिए। पहला, टेक द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कि जो चीज आप पढ़ने वाले हो वो चैप्टर में क्या कंसेप्ट्स है, वो चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको कवर करनी होगी। दूसरा स्टेप विल बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहते रहे कि व्हाई इज दिस प्रोविजन मेड, क्यों हम लोगों को ऐसे इंप्लीमेंटेशन करना है। उसके साथ साथ रिटेंशन। नाउ दिस रिटेंशन फॉर माय सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू गिव यू वेरियस स्टोरी टेक्निक्स, एसोसिएशन टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक, की कोड, न्यूमोनिक्स, काफी सारी चीजें हम लोग करेंगे इन ऑर्डर टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये रिटेंशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिटेन होने के बाद जैसे आपको पता चल गया कि ठीक है 15 में से आपने 7 सेक्शंस पढ़ लिए, टेक अ ब्रेक, क्लोज योर आइज, क्लोज योर बुक, रिकॉल कि ओके फाइन, फर्स्ट सेक्शन वाज दिस, सेकंड दिस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसा हो गया। देन यू गो टू द नेक्स्ट पार्ट। समझ में आ रहा है? तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चीजों को रिकॉल करते रहे। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू गेन द कॉन्फिडेंस इन द स्टफ विच यू आर स्टडिंग। ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ओवरव्यू। कि मैम अगर हम लोग ये चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ये चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो पढ़ने जैसी है वो है सेक्शंस, प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी ऑडिट, दैट इज सेक्शन नंबर 139 से लेकर के 147 तक। ये सारे प्रोविजन बात करते हैं
स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीज कवर हो। फिर दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो है सेक्शन नंबर 148 जो कि बात करता है कॉस्ट ऑडिट के बारे में, ठीक है। अब ये है ऑडिट, ठीक है, बट ये चैप्टर ऑडिट में खत्म नहीं होता। इसके अलावा देन वी नीड टू रिकॉल द कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स एंड डिविडेंड। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द प्रोविजन फ्रॉम सेक्शन नंबर 128 टू सेक्शन 137। ये बात करने वाला है अकाउंट्स के बारे में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिविडेंड के प्रोविजंस है 123 से लेकर के 127 तक। तो करीब करीब अगर कुल मिलाकर के देखने जाए, सीक्वेंस ये रहने वाला है, बट देखने जाए तो 123 से लेकर के 148 तक के सेक्शंस के प्रोविजन आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इतना समझे? एंड द लास्ट कंसेप्ट जो इस चैप्टर में आपको डील करना है वो है ऑडिट ऑफ एलएलपीज। वो है ऑडिट ऑफ एलएलपीज कि एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऑडिट ऑफ एलएलपीज, एलएलपी का ऑडिट किस हिसाब से किया जाए। सो टोटली 123 से लेकर के 148 एंड देन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट ऑडिट ऑफ एलएलपीज। कूल, एकदम परफेक्ट। हाँ, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टफ हमको और एक चीज एडिशन में ऐड करनी है, जहां पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 143 एज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, है ना। एक ड्यूटी पढ़ाऊंगी मैं आपको कि ऑडिटर की ड्यूटी होती है रिपोर्ट करना। तो ये जो रिपोर्टिंग हम करवाएंगे, इस रिपोर्टिंग के लिए एडिशनल कंसेप्ट में हम आपको एडिशनल रिपोर्टिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो कारों के मैटर्स भी पढ़ाएंगे। तो एलएलपी के बाद द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन विल बी रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020। सो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है आपके लिए 16 से 20 मार्क का चैप्टर है। ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं। तो ओवरव्यू खत्म हुआ, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले सेक्शन की। एंड हाँ guys, those who all are having the notebooks, please start continuing writing practice। मेरे साथ साथ जो भी चीजें मैं स्क्रीन पे लिखती जा रही हूँ, जो भी एग्जाम्पल्स मैं स्क्रीन पे लेने वाली हूँ, ये सारा चीज जॉट डाउन करने की आदत अभी से ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड यू ऑलरेडी हैव योर हैंडबुक, बट फिर भी एक नोटबुक अपने पास रखे, राइटिंग प्रैक्टिस अभी से करते चलेंगे, ठीक है। चल, द वेरी फर्स्ट सेक्शन, that is section number 141, who can act as the auditor of the company, जिसको हम लोग कहते हैं qualification and disqualification of auditor, qualification disqualification of auditor। तो सबसे पहली बात, अगर देखो, अगर हम आपको पूछे जाए कि who can act as an auditor for the company, कौन बन सकता है भैया ऑडिटर, आप मुझे क्या बोलोगे? मैम नेकी और पूछ Absolutely yes, a practicing chartered accountant can act as an auditor। अभी ये भाई साहब आए मेरे पास, भाई साहब है इंजीनियर। अब ये भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि मैम मुझे सारा नॉलेज है, कंपनी कैसे जुगाड़ कर सकती है, कंपनी कैसे फ्रॉड कर सकती है, मैम एक काम करो मुझे ऑडिटर बना दो, मैं अच्छी तरीके से चेकिंग कर सकता हूँ। अलाउ करेंगे? करना चाहिए? नहीं ना, पेट पे लाते यार, मैम ऐसे कैसे इंजीनियर को अलाउ कर देंगे, है ना। सो द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू स्टडी इज द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन सेज an individual practicing chartered accountant, individual practicing chartered accountant मतलब chartered accountant having the certificate of practice can act as a auditor for the company, or firm of practicing chartered accountants, firm of practicing chartered accountants। See for example Mr. A, Mr. B, Mr. C और Mr. D, ये चार जन है practicing chartered accountant। इंडिविजुअली वो लोग प्रोप्राइटरीशिप नहीं चला रहे, चारों ने मिलकर के एक फर्म ओपन एस्टैब्लिश कर दी है, ABCD एंड एसोसिएट्स। क्वेश्चन ये होता है क्या ये पार्टनरशिप फर्म एज एन एंटिटी इनको अलाउ करे टू एक्ट एज एन ऑडिटर? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अ फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट प्रोवाइडेड मेजॉरिटी पार्टनर्स, ये ABCD में से मेजॉरिटी पार्टनर शुड बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, मेजॉरिटी पार्टनर्स शुड बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। मैम अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स आर नॉट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया देन, तो हम लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अलाउ करेंगे, बट फर्म को अलाउ नहीं करेंगे टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर द कंपनी। ये था क्वालिफिकेशन। मैम डज दिस फर्म इंक्लूड्स LLP? यस, द फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स LLP। LLP in spite of being body corporate we allow the establishment in the form of LLP to act as an auditor for the company। तो ये था पहला वाला पार्ट, कौन बन सकता है ऑडिटर। अब दूसरा पार्ट समझिए, कौन नहीं बन सकता ऑडिटर। दैट इज वेयर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सबसेक्शन 141 सबसेक्शन
3। ये वाला क्या था? 141 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब पॉइंट नंबर 1 समझिए। आज से फॉर एग्जाम्पल यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, मान ही लीजिए होने ही वाले बस कुछ समय की बात है। मान लीजिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर दिया, आपके पास आ चुका है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब आपके पास क्या चीज है? 2 चीजें, मेंबरशिप सर्टिफिकेट एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब आपने सोचा कि यार इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करूंगा तो तकलीफ भी मुझे उठानी पड़ेगी, पार्टनरशिप में काम करूंगा तो वहां पे भी म्यूचुअल एजेंसी वाले कंसेप्ट आएंगे। तो आपने दिलो दिमाग में ये सोच लिया कि मैं तो कंपनी चालू करता हूँ। आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की और कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप मेरे पास आए, मिठाई का डब्बा तो लेकर के आओगे ना रिजल्ट के बाद। तो मिठाई का डब्बा लेकर के आप आए हो मेरे पास एंड आपने मुझे कहा कि मैम मैंने कंपनी ओपन की। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंपनी ओपन करने के बाद आपने मुझे कहा कि मैम मैंने कंपनी में ऑडिटिंग करना शुरू किया है। क्या करना शुरू किया है? ऑडिटिंग करना शुरू किया है। मैंने कहा ओके। अब मैंने आपको आपकी जेन्युइनिटी, मतलब ये मासूम सा चेहरा देख करके मैंने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, सबसे पहला ऑफर मैं ही देती हूँ, मेरे कंपनी का ऑडिट कर लीजिए। अब मैं तो ये भूल गई कि फ्रॉड करना 240 ये सारे प्रोविजंस भी आप मेरे पास से ही पढ़ करके गए। आपने मेरे ही कंपनी में मैनेजमेंट के साथ मिल करके कर दिया है फ्रॉड। अब मैंने किया आपको फ़ोन, मैंने कहा हेलो भाई साहब, मैंने आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया था, आपने कर दिया फ्रॉड। मैंने कहा मेरी बिल्ली मुझे भी आओ। अब इसके बाद आपने मुझे एक रिप्लाई किया कि अरे मैम आपने किनको अपॉइंट किया था एज एन ऑडिटर? मैंने कहा आपकी कंपनी को। अरे मैम आप भी क्या बात करते हो, कंपनी अलग मैं अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी बचपन में पढ़ा था। मैंने कहा हाँ, फर्स्ट तो मैं गई। बोलते मैम मैंने ऑडिट नहीं किया, वॉट एवर द थिंग्स आर रॉन्ग, आई हैव नॉट डन रॉन्ग, कंपनी डिड रॉन्ग, body corporate because it has a separate legal entity it did wrong, I did not do anything. Don't you feel this is where I should not allow body corporate as an entity to conduct audit? So there comes my first disqualification. A stands for any body corporate. कोई भी कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी को बीट इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, बीट इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी, बीट इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, आई विल नॉट अलाउ एनी बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट फॉर एलएलपी टू कंडक्ट ऑडिट। क्योंकि एलएलपी को तो हम लोगों ने क्वालिफिकेशंस में ही अलाउ करके रखा है, एलएलपी कैन कंडक्ट ऑडिट। नेक्स्ट आते हैं बी से बेचारे लोग, ए से एनी बॉडी कॉर्पोरेट, बी से बेचारे लोग। अब ये बेचारे लोग कौन होता है? ये है मिस्टर बेचारा। ये मिस्टर बेचारा हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ फाइनेंस हेड, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही केम टू मी एंड ही सेड कि मैम मैं मिस्टर बेचारा। मैंने कहा अरे मिस्टर बेचारा कौन नहीं जानता, बोलिए क्या बात है। मुझे लगा पगार बढ़ाने की बात करने आए होंगे। मिस्टर बेचारा ने कहा कि मैम आई एम अ सीए। मैंने कहा आई नो योर क्वालिफिकेशन, मुझे याद है आपका रेज्यूमे। मुझे कहते हैं कि मैम आप जो भी ऑडिटर है उनको 5 लाख रुपए देते, मुझे एज अ रेम्यूनरेशन 8-10 लाख रुपए देते, कुल मिलाकर के आपका खर्चा जो है वो 15-16 लाख जितना हो रहा है। मैंने कहा हाँ, अब कौन जाने इस एक्सपेंस के दर्द को, मैं ही जानती हूँ कितना पैसे आउटलेट हो रहा है। तो मिस्टर बेचारे ने मुझे एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मैम एक काम करते हैं, आप 10 लाख रुपए मुझे एज माई रेम्यूनरेशन देते हो सालाना, आप 5 लाख रुपए ऑडिटर्स को रेम्यूनरेशन देते हो, मतलब कुल मिलाकर के आपके पॉकेट से जाता है 15 लाख रुपए। मैंने कहा हाँ जी। मिस्टर बेचारे ने कहा कि मैम एक काम करता हूँ, मैं ऑडिटिंग भी कर दूंगा, मैं फाइनेंस भी कर दूंगा, आप मेरा पगार ना सिर्फ 2 लाख से बढ़ा दीजिए, मतलब कुल मिला करके आपको सिर्फ 12 लाख का खर्चा होगा और आप मुझे एज एन ऑर्डर बना दीजिए। मेरे दिमाग में तो सब पीछे से ऐसा था ना, पैसे पैसे पैसा ही पैसा, 3 लाख बच रहे थे मेरे, 3 लाख। ऊपर से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे कैसे रोक लेती। मैंने कहा मिस्टर बेचारा आपसे भला इंसान तो हो ही नहीं सकता। मैंने मिस्टर बेचारे को अपॉइंट कर दिया एज एन ऑडिटर ऑफ माय कंपनी। मिस्टर बेचारा ऑलरेडी इज माय फाइनेंस हेड। मैंने उसको ऑडिटिंग ऑफर कर, मैंने कहा आ जाओ आप अब मेरे कंपनी का ऑडिटिंग भी कर लीजिए। अब आपको क्या लगता है मिस्टर बेचारा वुड बी एनी लॉन्गर बेचारा? नहीं, मिस्टर बेचारा आया, खुद ने फाइनेंस हेड किया, खुद ने ही अपने किए हुए काम को चेक किया। अरे अपनी निगाहों से अपनी गलत चीजें भी सही लगती है भाई साहब।
तो वहां पे मिस्टर बेचारे ने अगर फ्रॉड वीड कर भी दिया तो हमको कैसे पता चले? हेंस कंपनीज एक्ट आते हैं, और कंपनीज एक्ट ने मुझे कहा नहीं मैम, इन बेचारे लोगों को हम कभी भी ऑडिट करने नहीं देंगे ऑफ द कंपनी। मैंने कहा अच्छा, तो इन बेचारे की कैटेगरी में कौन आता है? द ऑफिसर और द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी मतलब मेरी ही कंपनी के कोई भी ऑफिसर्स, मेरी ही कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय मेरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? सो बी स्टैंड्स फॉर बेचारे लोग, और बी मतलब ऑफिसर और एम्प्लॉय। गॉट इट? नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड पर्सन। सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड पर्सन। अब मिस्टर बेचारे को, मैंने ये बी वाला प्रोविजन पढ़ा, मैंने कहा कि मिस्टर बेचारा नहीं, सो सॉरी, कंपनीज एक्ट मना कहता है तो हम आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। मिस्टर बेचारे ने क्या किया? मिस्टर बेचारे ने कॉल किया अमित को। ये अमित दिख रहा है चश्मे वाला, ये अमित। मिस्टर बेचारे ने कॉल किया अमित को। अमित कौन है मैम? अमित है मिस्टर बेचारे का पार्टनर इन क्राइम। मिस्टर बेचारे ने अमित से कहा कि अमित भाई, अमित तो खुश हो गया, अरे मिस्टर बेचारा क्या हालचाल। मिस्टर बेचारे ने कहा कि देख, खुशबू मैम ने बिकॉज ऑफ प्रोविजन बी मुझे ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया। आप एक काम करो, आप जा करके वहां पे ऑडिटिंग करो। मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। मिस्टर बेचारा क्या बोल रहा है? मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, आप ऑडिट कर लेना, हम दोनों मिली भगत कर लेंगे। क्या करेंगे? हम दोनों मिली भगत कर लेंगे। अब मुझे बताओ, मैं एक तो सीधी सादी भोली भाली मासूम सी, मैं अमित को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करूं, हाँ या नहीं? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमित इज अ कनेक्टेड पर्सन टू मिस्टर बेचारा। तो कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है? चलो लिखते हैं। हम कहते हैं एनी पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ बेचारे लोग, ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो मैम यहाँ पे तो 4 रिलेशन कवर हो गए। हाँ, ऑफिसर का कोई पार्टनर, ऑफिसर का कोई एम्प्लॉय नॉट अलाउड टू एक्ट एज अ ऑडिटर। एम्प्लॉई का कोई पार्टनर या एम्प्लॉई का कोई एम्प्लॉय नॉट अलाउड टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर द कंपनी। यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? श्योर? 100%? तो क्या क्या पढ़ा? क्वालिफिकेशन पढ़ लिया, डिसक्वालिफिकेशन में 3 चीजें पढ़ ली। एंड बच्चों ये A B C इसी हिसाब से याद रखना, क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर आपको लिखना होगा एज पर सेक्शन। तो सेक्शन में क्या लिखेंगे? एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज A। तो इससे ना वेटेज ऑफ द आंसर विल गो हाई। ठीक है, तो क्लॉजेस के साथ हम लोग ये चीज बाय हार्ट करेंगे। तो A स्टैंड्स फॉर एनी बॉडी कॉर्पोरेट, B स्टैंड्स फॉर बेचारा, बेचारा मतलब ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, C स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड पर्सन मतलब पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। गॉट इट? पक्का? श्योर? तो चलो, मिस्टर बेचारे को भी ना बोल दिया, अमित को भी ना बोल दिया। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट क्लॉज डी। डी से आपको याद रखना है, डी से आपको याद रखना है डेट। अब ये थोड़ा सा क्लॉज बड़ा क्लॉज है, काफी सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं गाइस इसमें। पहले तो ये समझो कि ये जो डी वाला ट्रांजैक्शन जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, डिसक्वालिफिकेशन आपको पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो देयर आर 3 ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं, हु इज एंटरिंग इनटू दिस ट्रांजैक्शन। किसने किसके साथ ये ट्रांजैक्शन की है? हु हैज एंटर्ड इनटू दिस ट्रांजैक्शन विद whom? PPR has entered into this transaction with CHAS. CHASS. अब ये क्या है लिख करके समझते हैं फिर से। PPR has entered into this transaction with whom? With CHAS. CHASS. मैम फुल फॉर्म बिल्कुल बताएंगे। P stands for person. जैसे कि ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब, इन्होंने एंटर किया है ट्रांजैक्शन, या फिर इनके कोई पार्टनर ने एंटर किया है ट्रांजैक्शन, या फिर इनके रिलेटिव्स ने एंटर किया है ट्रांजैक्शन। तो पीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? द पर्सन, पार्टनर और रिलेटिव। किनके साथ ट्रांजैक्शन किया है? छास। सी स्टैंड्स फॉर कंपनी, एच स्टैंड्स फॉर होल्डिंग, ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएट, नेक्स्ट एस स्टैंड्स फॉर सब्सिडरी, एंड लास्ट वाला एस स्टैंड्स फॉर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। रिकॉल, पर्सन, पार्टनर और रिलेटिव।
has entered into transactions with company, its holding company, its associate company, its subsidiary company, मतलब कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की एसोसिएट, कंपनी की सब्सिडरी या फिर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, ठीक है, इनके साथ ट्रांजैक्शन हुआ है। तो पर्सन पता चल गया कौन से ट्रांजैक्शन किए, 3 ट्रांजैक्शन किए। ट्रांजैक्शन नंबर 1 has purchased securities, इक्विटी नहीं लिखती, सिक्योरिटीज लिखती है, has purchased securities, या फिर is indebted, indebted का मतलब क्या है, उधारी लेकर के रखी, indebted, या फिर तीसरी चीज has provided guarantee, provided guarantee, क्लियर। सो क्लॉज एकदम क्लियर है, क्लॉज एकदम सिंपल सा क्लॉज है। क्या बात करता है, पीपीआर, पर्सन, पार्टनर या उसके रिलेटिव ने 3 ट्रांजैक्शन में एंटर किया है, कौन से 3, हैज परचेज सिक्योरिटीज, या फिर इज इनडेटेड, या फिर हैज प्रोवाइडेड गारंटी टू हुम, टू छास। छास क्या होता है, कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। गॉट इट। अब ट्रांजैक्शंस को थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या, रिलेटिव पढ़ना है, ठीक है, पहले रिलेटिव देख लेते हैं। तो लगाओ रिलेटिव पे तारा, तारा जमीन पर। रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन आता है, रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, मतलब मदर फादर, मम्मी पापा को तो अपना रिलेटिव मानते हो कि नहीं जी। सो लीनियर असेंडेंट मदर फादर, लीनियर डिसेंडेंट सन डॉटर, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब ब्रदर सिस्टर, एंड दिल में कौन रहता है, स्पाउस जी, गर्लफ्रेंड नहीं, स्पाउस। सो रिलेटिव का डेफिनेशन कुछ इस हिसाब से, लीनियर असेंडेंट मदर फादर सन डॉटर सिबलिंग्स ब्रदर सिस्टर स्पाउस, इंक्लूडिंग स्पाउस ऑफ योर लीनियर डिसेंडेंट, मतलब बेटा है तो डॉटर इन लॉ, लीनियर डिसेंडेंट का स्पाउस, डॉटर है तो सन इन लॉ प्लस स्पाउस, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेप रिलेशन, मदर स्टेप मदर, फादर स्टेप फादर, सॉरी मदर स्टेप मदर, फादर स्टेप फादर, ब्रदर स्टेप ब्रदर, सिस्टर स्टेप सिस्टर, सन स्टेप सन, not including step daughter, so including all the step relations, not including step daughter, step daughter आपके रिलेटिव में नहीं आती, स्टेप डॉटर आपके रिलेटिव में नहीं आती, ठीक है ना। अगर आपको दिलो जान से ये पूछने की इच्छा हो कि मैम वो सासू माँ हमारे रिलेटिव में आते हैं क्या, नहीं आते। मैम ससुर जी हमारे, उनके पिताजी नहीं आते हैं आपके डेफिनेशन। ऑल्सो अगर भाई है तो सिस्टर इन लॉ, भाभी नॉट इन योर रिलेटिव। मैम सिस्टर है तो जीजा जी नॉट इन योर रिलेटिव। यू अंडरस्टैंड हु ऑल आर नॉट इन योर रिलेटिव, योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ नॉट योर रिलेटिव, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ नॉट योर रिलेटिव। गॉट इट, पक्का श्योर। मैं आपको केस स्टडीज देने वाली हूँ गाइस, बी अलर्ट, अवेक एंड अटेंटिव। सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। अब आते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हमने पढ़ा वो है हैज परचेज्ड सिक्योरिटीज। अब देखो एक स्मॉल रिक्वायरमेंट देखो, वंस एनी पर्सन, आप ही का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने हमारी कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए तो आप मेंबर की कैटेगरी में आ जाओगे। नाउ व्हेन यू आर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहीं ना कहीं वो बायसनेस आ जाएगा गाइस। You will not be independent in expressing opinion over the financial statements prepared by the company. Hence, सबसे पहली चीज कहती है, if at all you have entered into the transactions of purchasing security, you are disqualified. You or your partner, you cannot even purchase a single penny securities of the company. फूटी कौड़ी जितने shares भी हम नहीं buy कर सकते. But however, they have given us the relaxation when it comes to relative. However, relative can hold security. Relative or relatives can hold security in the company. In the company, up to rupees
1 लाख फेस वैल्यू। अब समझो, अगर आपको हमारे कंपनी के ऑडिटर बनना है, आपके रिलेटिव ने हमारी कंपनी के 50,000 रुपए के शेयर्स खरीद करके रखे हैं, तो क्या मैं आपको एज एन ऑडिटर बना सकती हूँ? हाँ, बिकॉज रिलेटिव कैन होल्ड सिक्योरिटीज अप टू ₹1 lakh in the company and 1 lakh face value consideration. See for example, because of market, आपके कोई ब्रदर, आपके कोई सिस्टर ने शेयर्स परचेज कर लिए एंड दैट एक्सीडेड ₹1 lakh. If मैम दिस परचेज एक्सीडेड ₹1 lakh, तो क्या मैम इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन करवाएंगे? नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे करके रखा है उन्होंने. दे से इफ रिलेटिव ओन्स अ सिक्योरिटी फॉर अ वैल्यू एक्सीडिंग ₹1 lakh, मतलब 1,01,000 रुपया इतने के शेयर्स आपने खरीद लिए, आपके रिलेटिव ने खरीद लिए, तब जा करके कंपनी आपको देगा 60 डेज का टाइम. क्यों? इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शंस. आप जा करके आपके रिलेटिव से बात कीजिए और रिलेटिव को कहिए कि रिस्पेक्टेड रिलेटिव प्लीज सेल द शेयर्स. अगर आपने ये सिक्योरिटी सेल नहीं की तो हमारी ऑडिटरशिप विल बी ऑन स्टेक एंड विल बी डिसक्वालीफाइड. तो ये 60 डेज का टाइम आपको दिया है इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शंस. मैम 60 डेज में अगर हमने करेक्टिव एक्शंस ले लिया तो यू कैन कंटिन्यू ऑडिटिंग. मैम 60 डेज में अगर हम करेक्टिव एक्शंस नहीं ले पाए तो जयराम जी के आपको इमीडिएट वेकेशन करना पड़ेगा ऑफ ऑफिस. डिस्क्वालिफिकेशन विल बी अट्रैक्टेड. गॉट इट? पक्का श्योर? गुड वन. दूसरा पॉइंट, इफ एट ऑल PPR, पर्सन पार्टनर रिलेटिव, पर्सन पार्टनर रिलेटिव इज इंडेटेड. इंडेटेड का मतलब क्या होता है? उधारी लेकर के रखी. अभी उधारी दोनों प्रकार की उधारी इंक्लूड करती है. बीट फाइनेंशियल उधारी, आपने लोन शोन लेकर के रखा है, आपने, आपके पार्टनर ने या आपके रिलेटिव्स ने, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस आपका कुछ पैसा पे करना बाकी है. जैसे कि आप कोई होटल में गए, 5-6 लाख का खर्चा किया एंड आपने वो ड्यू अब तक क्लियर नहीं किया, तो ऑपरेशनल डेट एज वेल एज फाइनेंशियल डेट विल बी कंसीडर्ड फॉर क्लॉज नंबर D. तो PPR is indebted for an amount exceeding ₹5 lakhs. मतलब अगर उधारी अप टू 5 लाख है तो चलेगा. अगर उधारी हो जाती है 5,01,000 रुपया, एंड मैम ये उधारी कहाँ से है? फ्रॉम छास. इनमें से कोई भी कंपनी के पास से आपने उधारी लेकर के रखी है या फिर ऑपरेशनल डेट पे करना बाकी है, यू विल बी हेल्ड डिस्क्वालीफाइड. तीसरी बात आती है, पर्सन पार्टनर रिलेटिव हैज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी और गिवन गारंटी इन कनेक्शन विद द लोन ऑफ थर्ड पार्टी. समझो कैसे? ये है मिस्टर नटवरलाल. ये मिस्टर नटवरलाल है, ये है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. इनको बनना है ऑडिटर ऑफ माय कंपनी. बट इन्होंने क्या करके रखा है? इन्होंने मिस्टर बी के लिए गारंटी दे करके रखी है. मैम ये मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने हमारी कंपनी के पास से 10 लाख का लोन लिया. मतलब हुआ क्या? मेरी कंपनी ने मिस्टर बी को 10 लाख का लोन दिया. ठीक है, तो मिस्टर नटवरलाल इंडेटेड है? नहीं, मिस्टर बी इंडेटेड. मिस्टर नटवरलाल ने क्या किया? नटवरलाल ने हमें कहा कि मैम अगर मिस्टर बी फेल्स टू पे द अमाउंट, फेल्स टू पे द मनी, देन आई विल पे. तो यहाँ पे ये जो नटवरलाल भाई साहब है, ही इज अ गारंटर. ही हैज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी और गिवन गारंटी इन कनेक्शन विद द लोन ऑफ मिस्टर बी टू हूम? टू माय कंपनी. अब क्वेश्चन उठता है, क्या मैं नटवरलाल को हमारी कंपनी का ऑडिटर बनाऊं? नहीं बना सकते. क्यों? बिकॉज ऑफ 141(3)(d)(3. तो if PPR has given guarantee or has provided security in connection with whom? In connection with the loan given by, in connection with the loan accepted by third party. Loan of third party. इतना समझता है? एंड मैम ये लोन किसने दिया है? छास ने दिया है. कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की एसोसिएट, कंपनी की सब्सिडरी या फिर सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस मच? पक्का श्योर?
किताब में आ जाइए, सेक्शन नंबर 141 पढ़ना शुरू कीजिए। सो हियर यू गो। एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन में ए से एनी बॉडी कॉर्पोरेट, बी से बेचारे लोग, सी से कनेक्टेड लोग, डी से पीपीआर, छास and having 3 transactions. What are the 3 transactions? Hold security. However, the relative can hold security up to maximum rupees 1 lakh face value. In case if at all the securities exceeds rupees 1 lakh face value, then the auditor will be given 60 days time to take corrective actions. If at all he is indebted for an amount exceeding 5 lakhs or has given guarantee provided securities in connection with the indebtedness of any third party. हमारे केस में third party कौन था? Mr. B. रिलेटिव के डेफिनेशंस में कौन आते हैं? लीनियर असेंडेंट, ये सेम लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, सिबलिंग्स, स्पाउस ऑफ योर लीनियर डिसेंडेंट इंक्लूडिंग ऑल द स्टेप रिलेशंस एक्सक्लूडिंग स्टेप डॉटर। इतना क्लियर है? अब मैं आपको केस स्टडीज देने वाली, शुरू किया जाए? पक्का? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1, ये है मिस्टर प्यारेलाल। मिस्टर प्यारेलाल is a practicing chartered accountant. Mr. Pyarelal has purchased security worth rupees, एकदम ही मामूली सा अमाउंट, worth rupees 1000 in Pyare Limited. Pyare Limited is a company. Pyare Limited is subsidiary of Nyari Limited. मैम ये न्यारी लिमिटेड कौन है? न्यारी लिमिटेड is a associate. न्यारी लिमिटेड being associate of K Limited. क्वेश्चन उठता है कि क्या प्यारेलाल के लिमिटेड का ऑडिटर बन सकता है? सोचो और बताओ। प्यारेलाल ने सिक्योरिटीज ओन की, किस में? प्यारी लिमिटेड में। प्यारी लिमिटेड कौन है? सब्सिडरी है, किसकी? न्यारी लिमिटेड की। न्यारी कौन है? एसोसिएट है, किसकी? के लिमिटेड की। ऑडिटर कहाँ बनना है? के लिमिटेड में। बोलो ऑडिटर बन सकता है? हाँ या नहीं? आंसर इज यस, he can act as an auditor for K Limited. Why? Because this is not covered under disqualification. हम लोगों ने क्या कहा? You cannot hold securities in छास। छास में कौन आ रहा था? कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। यहाँ मैंने जो सब्सिडरी के बारे में बात किया है वो है सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन छास। यू गेट दैट? पक्का? आपने कौन सी कंपनी में होल्ड किया है शेयर्स? प्यारी लिमिटेड जो कि है सब्सिडरी ऑफ न्यारी लिमिटेड जो कि है एसोसिएट ऑफ द कंपनी। ये रिलेशन हम लोगों ने क्लॉज नंबर डी में कवर नहीं किया है, ओनली दिस इज कवर। So can Pyarelal act as an auditor for K Limited? Yes. Why? Because he is not disqualified. Got it? Case 1 clear? Next, case 2. Take your time, ठीक है? आराम से। Case 2. मेरे क्वेश्चन ऐसे ही डिफिकल्ट और ऐसे मिले जुले से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? Start the next question. चलो, मास्टर क्वेश्चन इज फ्रेम्ड फॉर यू ऑल। आई हैव रिटर्न दिस क्वेश्चन समझा देती हूँ और आप मुझे आंसर बताना। दिस इज अ मास्टर क्वेश्चन, सो कीप काम, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। सबसे पहला हमने कहा है कि एक है मिस्टर अमन। क्या है? एक है मिस्टर अमन जो कि है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनको अपॉइंटमेंट मिला है टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर छमछम लिमिटेड। तो ये है अमन भाई साहब, ये है हमारी छमछम लिमिटेड। अमन के मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, mother-in-law being close relative is acting as a key managerial person in Chum Chum Limited. Father-in-law is acting as an officer
ये क्या एक्ट कर रहा है? एक्टिंग एज एन ऑफिसर इन वेनिला लिमिटेड। अब ये वेनिला लिमिटेड कौन सी कंपनी है? वेनिला लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है विच इज द होल्डिंग ऑफ छम छम लिमिटेड, ठीक है। सो अमन के मदर इन लॉ एक्टिंग एज ए की मैनेजर फॉर छम छम। अमन के फादर इन लॉ एक्टिंग एज एन ऑफिसर फॉर वेनिला। वेनिला कौन है? होल्डिंग ऑफ छम छम। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, मिस्टर बाबूलाल, ये है दूसरा इंसान। मिस्टर बाबूलाल is the person who is appointed to is a partner of Aman, appointed to conduct tax audit of Chum Chum। अब क्वेश्चन ये उठता है, इतना सारा मेल मिलाप है, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या छम छम को क्या अमन को छम छम का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, बताइए। सो मिस्टर बाबूलाल, partner of Mr. Aman, is appointed to conduct tax audit of Butterscotch being the subsidiary of Chum Chum Limited as on 24th of January 2022. Can Aman accept statutory audit of the company? Yes or no? एक एक करके आंसर बताओ। Qualified or disqualified? Yes. Aman is very good, very near to the answer। Qualified। कैसे समझते हैं? पहले तो ये बताओ, क्या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ हमारे रिलेटिव के डेफिनेशंस में आते हैं? नहीं आते। तो अगर ये हमारे रिलेटिव के डेफिनेशन में ही नहीं आते तो इन्होंने चाहे जो ट्रांजैक्शन किए हो विद छम छम, विद होल्डिंग ऑफ छम छम, एसोसिएट ऑफ छम छम या सब्सिडरी ऑफ छम छम, क्या अमन को इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा। हेंस ये वाला इंफॉर्मेशन इज इररिलेवेंट, बिकॉज ऑफ विच अमन अब तक के लिए तो क्वालिफाइड, ठीक है। अब आते हैं बाबूलाल वाले सर्कमस्टेंस। बाबूलाल इज अ पार्टनर ऑफ अमन, इससे अमन को फर्क पड़ता है। अब बाबूलाल का क्या केस है? बाबूलाल इज अपॉइंटेड एज अ टैक्स ऑडिटर फॉर बटरस्कॉच लिमिटेड। एक मिनट, टैक्स ऑडिटर अगर आपको अपॉइंट किया है, विल दिस बी एक्सक्लूडेड एज अ प्रोहिबिटेड सर्विस? नो, बिकॉज दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड सर्विसेज। ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी और ज्यादा इन डिटेल। दिस विल ऑल्सो नॉट मेक अमन डिसक्वालिफाइड। तो ये दोनों ही सिचुएशन में अमन डिसक्वालिफाइड नहीं है। तो moral of the story, can he accept audit? Answer is yes, he can accept audit of the company। Everyone understanding this? पक्का श्योर? एक और मास्टर क्वेश्चन दे दूं? सो एक मास्टर क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किया प्यारेलाल, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इजी क्वेश्चंस येट टू कम, बट मैं जैसे जैसे आपको प्रोविजन पढ़ाते जाऊंगी ना, आई विल मिक्स ऑल द प्रोविजंस एंड गिव द मास्टर क्वेश्चंस। प्रोविजन के साथ मास्टर क्वेश्चन्स होने के बाद जो इंडिविजुअल लेवल के क्वेश्चंस आएंगे ना, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी टू सॉल्व दैट। वन मोर मास्टर क्वेश्चन आई रियली वांट टू गिव इट टू यू। रेडी? पक्का? हिम्मत तो नहीं हारे हो ना? ऐसे कैसे हिम्मत हारे? चल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है हमारे मिस्टर राधेश्याम, जय सिया राम, राधेश्याम। ये राधेश्याम भाई साहब जो है, इनके रिलेटिव में ब्रदर ले लेते हैं। राधेश्याम के ब्रदर मिस्टर XYZ, ये XYZ ने शेयर्स खरीदे। कहां पे मैम? दे हैव परचेज सिक्योरिटीज इन A लिमिटेड। मैम A लिमिटेड क्या है? A लिमिटेड is the associate company of K Limited। A Limited being associate of K Limited। मैम कितने के शेयर्स खरीदे हैं? शेयर्स वर्थ रुपीज एग्जैक्ट 1 लाख फेस वैल्यू, एग्जैक्ट 1 लाख फेस वैल्यू के शेयर्स खरीदे हैं। क्वेश्चन ये होता है, क्या राधेश्याम भाई साहब
के लिमिटेड के ऑडिटर बन सकते हैं, हाँ या नहीं? यस और नो, क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड। तो पहले तो ये देखो, राधे श्याम किसने ट्रांजैक्शन किया है, तो हमेशा हमारा आंसर ना 3 स्टेप्स में डिवाइडेड रहेगा। पहला, किसने ट्रांजैक्शन किया है? ब्रदर ने ट्रांजैक्शन किया है। तो क्या ये पीपीआर के डेफिनेशन में आता है? हाँ, ये तो आर है। ओके, किसके साथ ट्रांजैक्शन किया है? एसोसिएट ऑफ के लिमिटेड। क्या ये छाछ की कैटेगरी में आता है? हाँ, ये तो छाछ का ए है। क्या ट्रांजैक्शन किया है? हैज परचेज्ड सिक्योरिटीज बट दिस इज अप टू ₹1 लाख फेस वैल्यू। तो ये एक्सेप्शन में आता है या डिस्क्वालिफिकेशन में? एक्सेप्शन में आता है। तो राधे श्याम भाई साहब ऑडिटर बन सकते हैं, हाँ। समझ में आता है? पक्का श्योर? यस। अभी भी आंसर पूरा नहीं हुआ है बच्चों, सोचो। क्या राधे श्याम भाई साहब के लिमिटेड का ऑडिटर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस। गाइस समझो, जब भी हमने आपको एक्सेप्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या कहा था? रिलेटिव कैन होल्ड सिक्योरिटी वर्थ ₹1 लाख फेस वैल्यू इन द कंपनी। मतलब अगर रिलेटिव ने शेयर्स खरीदे होते डायरेक्टली के लिमिटेड में से, तो मैं उनको बोलती आप एक्सेप्शन में कवर्ड हो। यहाँ पे एसोसिएट ऑफ के लिमिटेड इज नॉट इंक्लूडेड एज एन एक्सेप्शन। फिर से पढ़ते हैं, पीपीआर होल्डिंग सिक्योरिटीज इन छास, दिस इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। एक्सेप्शन किसको दिया? However, relative can hold security up to ₹1 lakh फेस वैल्यू इन द कंपनी। खाली इतने ट्रांजैक्शन को एक्सेप्शन दिया है बच्चों, खाली इतने ट्रांजैक्शन को एक्सेप्शन दिया है। मतलब अगर रिलेटिव इज ओनिंग सिक्योरिटी इन एनी ऑफ द HASS is directly disqualified. तो this was the twist of the question. राधे श्याम भाई रिलेटिव है, ओके, इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, ओके। इन द कंपनी होता तो मैं कहती ये एक्सेप्शन के दायरे में आता है, बट इन HASS है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आएगा। ओनली C is exemption। HASS में आपकी सिक्योरिटीज विल अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। तो चलिए ये स्टेटमेंट को जाकर के अंडरलाइन कर दो बच्चों। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। इसके लिए मैंने इसको डायरेक्टली नहीं पढ़ाया। अगर डायरेक्टली पढ़ा लेती ना, पढ़ करके भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन के साथ पढ़ा है, गलती मत करना आगे। सो वे वो भी here. However, relative can own securities up to 1 lakh face value in what? In the company. मतलब exception किसको है? Relative holding securities only in the company. If relative is owning security in HASS will attract disqualification. So ये छूट किसको है? सिर्फ R को है, 1 लाख तक है, कंपनी में है। समझ में आता है? पक्का श्योर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत दुविधा है? डन। क्लॉज नंबर डी को वाइंड अप करें। सो देयर वी कंप्लीट क्लॉज नंबर डी। दिस वाज थोड़ा सा बड़ा क्लॉज गाइस। नाउ द क्लॉज इज ओवर। अब हम आगे बढ़ते हैं विद क्लॉज नंबर ई। ई को कैसे याद रखेंगे? चलो पढ़ते हैं। ई से आता है एंगेज इन। ई से एंगेज। तो कौन हो रहा है एंगेज? पर्सन और फर्म। मतलब कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उनका फर्म इज एंगेजिंग इन कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन।
commercial business transaction with whom? With C H A S S, एक और S, फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं. पर्सन, firm, entering into commercial business transaction with company, same, holding, same, associate, subsidiary of its holding company. ये तो सब सेम है, H लिमिटेड. ये लास्ट वाला S कहता है subsidiary of its associate company. Subsidiary of associate company. इतना क्लियर है? So if at all the person, जैसे कि मैं या मेरी कोई firm, we are entering into commercial business transaction. What is commercial business transaction? Profitability के लिए सेल किया, परचेज किया, कोई भी commercial transaction किए है with company, its holding company, its associate company, its subsidiary company, holding की subsidiary company, या फिर ये एक additional point है associate की subsidiary company. यहाँ पे the scope of the transaction with CHAS is enlarged. ठीक है, यहाँ पे commercial business transaction is extended to the level of companies. However, अब दिक्कत देखो क्या है, यहाँ पे हमारे मिस्टर आदित्य भाई साहब दौड़े आए मेरे फर्म के पास और मुझे बोला मैम मिठाई लीजिए. मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे लगा पास हो गए होंगे. देन मैम मैं तो पास कब का ही हो गया था, मैं तो पुराना स्टूडेंट हूँ आपका. मैंने कहा तो ये मिठाई किस चीज़ के लिए? देन मैम रिलायंस का ऑडिट हाथ आया. मैंने कहा क्या बात है, मिठाई तो लेना बनता है. मैंने 2-3 मिठाई ऐसा ले, मतलब एक ही मिठाई ली, चलो मान लो मैंने एक मिठाई ऐसी ली. मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन. फिर थोड़ा सा वो दुखी लग रहा था. मैंने कहा इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? देन मैम आई एम हैप्पी दैट दे कंसिडर्ड मी एलिजिबल, बट मैं ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता. मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते आप ये ऑडिट? 20 की सीलिंग लिमिट क्रॉस हुई है क्या? बोलते नहीं मैम, हमारे घर में ना वो रिलायंस की एनर्जी का, वो इलेक्ट्रिसिटी रिलायंस की है, तो कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ ना. दे इशू बिल, आई पे देम मनी. बच्चों ये वाले जो ट्रांजैक्शन है वो एक्सेप्शन में कवर होते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं. मिस्टर आदित्य को क्या कहेंगे? मिस्टर आदित्य को कहेंगे कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन excludes, accepts telecommunication, hotel, hospital, airlines, pharma, FMCG and like business. एंड लाइक इसके जैसी कोई भी कितनी भी बिजनेस हो उसको हम लोग एक्सेप्शन में कवर करेंगे. मतलब क्या, अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला ट्रांजैक्शन है गाइस, बिकॉज दिस इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दे आर ट्रांजैक्टेड एट ऑर्डिनरी एंड दे आर ट्रांजैक्टेड एट आर्म्स लेंथ प्राइस. आर्म्स लेंथ प्राइस, इसको हम लोग एक्सेप्शन में कवर करेंगे. तो चलो एक बार प्रोविजन पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे. पर्सन एंड पार्टनर हैविंग कमर्शियल, पर्सन एंड फर्म, पार्टनर का मतलब होता है फर्म, having commercial business transaction with CHAS. पुराना वाला CHAS remaining same. ये additional जो S आ रहा है ना, that is subsidiary of associate company. अगर आपका कोई commercial business transaction है with CHAS, then you will be held disqualified. However, if these transactions are transacted in ordinary course of business. What is ordinary course of business? होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया. आज ताज में जाकर के हमने खाना खा लिया, तो क्या हम ऑडिट नहीं करेंगे? दिस इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. आज अपोलो फार्मेसी से हमने कोई दवाई ले ली, तो क्या अपोलो फार्मेसी का ऑडिट नहीं करेंगे? दिस इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ट्रांजैक्टेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड दे आर ट्रांजैक्टेड एट आर्म्स लेंथ प्राइस. व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस? फेयर वैल्यू. आपको कोई डिस्काउंटेड प्राइस नहीं दिया है, आपको कोई सब्सिडाइज्ड प्राइस नहीं दिया है,
नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुआ है जैसे लोकल आम इंसान के साथ होता है, तो आप लोग डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल्स, कंपनीज एंगेज इन टेलीकम्युनिकेशन, होटल, हॉस्पिटल, एयरलाइंस एंड अदर सिमिलर बिजनेसेस। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का श्योर? एक मास्टर क्वेश्चन दे दूं, बनता है ना? चलो एक मास्टर क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं। 1 2 3 के बाद आते हैं 4। ये है मिस आर्या, शी इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिस आर्या की जो फर्म है ना, वो बहुत ही बड़ी फर्म है, बहुत ही बड़े क्लाइंट्स इनके पास हैं, और सबसे मेजर क्लाइंट है इनका होटल ट्यूलिप्स। ट्यूलिप मान लीजिए ये कंपनी ट्यूलिप लिमिटेड, ठीक है। सो आर्या मैडम क्या करती है, आर्या मैडम जब भी ट्यूलिप को ऑडिट करने जाती है तो ऑब्वियसली ट्यूलिप इज इन दिल्ली, आर्या मैडम इज फ्रॉम मुंबई। तो आर्या मैडम जब भी दिल्ली हेड ऑफिस जाती है ट्यूलिप्स को ऑडिट करने के लिए, शी स्टेज इन द सेम होटल, वो वहां पे रहती है और वहां पे ऑडिट कर लेती है। एंड ऑब्वियसली ट्यूलिप्स बीइंग 5 स्टार होटल, उनका एम्बियंस, हॉस्पिटैलिटी ये बहुत अच्छा है। आर्या मैडम के जितने भी दूसरे क्लाइंट्स है जैसे कि ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, इन सब का ऑडिट आर्या कर रही है। ये ऑफिस है गुजरात में, दिस इज इन राजस्थान, दिस इज इन वेस्ट बंगाल, दिस इज इन केरला, ठीक है। अब आर्या मैडम को पता है कि ये होटल की चेन हर स्टेट में पाई जाती है, हर स्टेट में ये होटल की चेन है, ठीक है। तो आर्या जब भी ए लिमिटेड में, बी लिमिटेड में, सी लिमिटेड में, डी लिमिटेड में जाती है, ये सारी कंपनी में ऑडिट करने के लिए वो ट्यूलिप्स की ही आउटलेट्स में रुकती है। तो ट्यूलिप्स की आउटलेट में जब ये गुजरात रुकी थी तो मैडम का बिल था 1.5 लाख रुपए, मैडम ने पे नहीं किया है अब तक। यहाँ पे इनका बिल था राजस्थान में 2 लाख रुपए, वेस्ट बंगाल में उनका बिल था करीब करीब 50,000 रुपए, और यहाँ पे उनका बिल, केरला में थोड़ा सा बड़ा कंपनी था तो ज्यादा टाइम लग गया था, यहाँ पे इनका बिल था 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आर्या इज क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर ट्यूलिप्स? Yes, no. If yes, why? If no, under which clause? सोचो और बताओ। होटल बिजनेस है ये, कौन सा बिजनेस है? स्टेज मतलब होटल। क्या ये कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है? एंड हाँ, मैं ये प्राइजेस भी बता दूं गाइस, ये प्राइजेस है आर्म्स लेंथ प्राइस। यूजुअली जो भी हाई पेइंग कैपेसिटी के कस्टमर्स होते हैं उनको 10% मेंबरशिप के नाम पे डिस्काउंट वगैरह देते हैं, वो यूजुअल डिस्काउंट आर्या को भी दिया है, बट इससे ज्यादा कुछ फेवरेबल प्राइसेस नहीं है। दिस इज आर्म्स लेंथ प्राइस। बताओ, क्या आर्या ट्यूलिप का ऑडिट कर सकती है, हाँ या नहीं? पहले तो मुझे बताओ, क्या ये कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं है गाइस। सो व्हेन आई टॉक अबाउट clause number E, this is not commercial transaction, this is in ordinary course of business and the amount is transacted at arm's length price। तो क्या आर्या क्वालिफाइड है अंडर क्लॉज E? यस। तो मैम अब आंसर आ गया? नहीं आया। कैसे? बताती हूँ। भूल गए मैंने इंडेटेडनेस का क्लॉज पढ़ाया था इसके ऊपर। यहाँ पे मैडम की उधारी बाकी है, काउंट करो कितनी की उधारी है? 3.5 लाख प्लस 50,000, 4 लाख, 4 लाख प्लस 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख प्लस 1.5 लाख, 7.5 lakhs की उधारी बाकी है। This is operational debt which is more than rupees 5 lakh। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज नंबर डी में आता है क्योंकि आर्या is indebted for an amount exceeding rupees 5 lakhs। 5 लाख से बियॉन्ड है इनकी indebtedness। So Arya is disqualified under clause under section 141 3 D 2।
अंडरस्टैंडिंग। तो मैम आंसर कैसे लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखें आंसर आपको ऐसा लिखना है। पॉइंट नंबर 1, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन, फिर वो सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा एक्सप्लेन करेंगे मैम, यहाँ पे आपको 2 सेक्शंस को एक्सप्लेन करना होगा, 141(3)D एंड 141(3)E। ये एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, पूरा एक्सप्लेन करना होगा आपको यहाँ पे। फिर हम लोग पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, इन द गिवन केस मिस आर्या एक्टिंग एज अ practicing chartered accountant for Tulips Limited, she is not disqualified because hotel is covered as ordinary course of business and not commercial business transaction. उसके बाद लिखेंगे however she is indebted, and कितना है indebtedness, however she is indebted for an amount exceeding rupees 5 lakh which attracts disqualification. Point number 3 में conclusion लिखेंगे, because she is disqualified, she has to vacate the office, immediately vacate the office. So ये 3 पॉइंट्स में आपका आंसर खत्म होगा। सबसे पहला एक्सप्लेन द प्रोविजन, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन द केस, थर्ड पॉइंट कंक्लूड योर आंसर। समझ में आया, पक्का श्योर, ये वाला आंसर क्लियर है। तो यहाँ पे ई में यू आर क्वालिफाइड, डी में यू आर डिस्क्वालिफाइड। हाँ, अगर ये ऐसी बात होती कि ये जो 7.5 लाख रुपए पेंडिंग है, दिस इज अ नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। यूजुअली ट्यूलिप्स ना, अगर मैं भी ट्यूलिप में जाती हूँ तो मुझे 3 महीने का क्रेडिट मिलता है कि मैम 7.5 लाख का बिल है, बड़ा अमाउंट है, 3 महीने के अंदर अंदर पे कर देना। आर्या को भी सेम क्रेडिट पीरियड मिला है, इसके लिए उसने पेमेंट नहीं किया। अब बताओ, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड शी इज एंजॉयिंग, तो विल शी अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, यस और नो? नॉर्मल क्रेडिट पीरियड फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। क्यों मैम? डिस्क्वालिफिकेशन उधारी पे है, क्रेडिट पीरियड वेलिड पीरियड नहीं देखना है। उधारी तो उधारी है सा, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे ऑपरेशनल हो, चाहे नॉर्मल क्रेडिट पीरियड में हो या फिर बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड में हो। उधारी आया, डायरेक्टली चेक 5 लाख की रिक्वायरमेंट, उधारी आया 5 लाख की रिक्वायरमेंट चेक कर दो। मेकिंग सेंस मैम? इफ एट ऑल शी आर्ग्यूज, उसने बहुत आर्ग्यू किया, आई एम एंजॉयिंग नॉर्मल क्रेडिट साइकिल, still she will attract disqualification। समझ में आता है? पक्का श्योर? डन डनाडन। तो यहाँ पे आपका क्लॉज नंबर ई बच्चों खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे विद क्लॉज नंबर एफ। क्लॉज नंबर एफ कहता है, एफ से फैमिली मेंबर। अगर आपका कोई भी रिलेटिव, मतलब एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई रिलेटिव कंपनी में एम्प्लॉयड है एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन, देन दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर। एग्जांपल, ये है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिलेटिव्स में से कोई भी, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था, वो रिलेटिव अगर हमारी कंपनी में एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन है, तो विल वी अलाउ दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट टू एक्ट एज एन ऑडिटर? नो, ही इज डिस्क्वालिफाइड एज पर 141(3)(f। समझ गए? पक्का श्योर? सो अ पर्सन हुज रिलेटिव is a director or is an employment as a director or key managerial person with the company। समझ में आता है? पक्का श्योर? नेक्स्ट है जी से आता है गिनती के 20। जी से हम लोग कहते हैं गिनती के 20। व्हाट इज गिनती के 20? अब पहले तो ध्यान दो, ये है हमारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रजनी भाई। ये जो रजनी भाई है, ये रजनी भाई आए हमारे पास और हमें कहते हैं कि मैम हम एक साथ 50 कंपनी का ऑडिट कर देंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? आप मैम पहचानते नहीं हो, हम 50 कंपनी का ऑडिट तो यूं कर लेंगे। मैंने कहा क्या बात है, आर यू श्योर? हाँ मैम,
ऑडिट में करना ही क्या होता है, आर्टिकल जा करके वहाँ पे चाय पानी पी के आएंगे, नाश्ता चाय जूस कॉफी ये सब पी करके आएंगे, 4-5 दिन बाद वो घर आ जाएंगे, मतलब मेन ऑफिस में आ जाएंगे, उसके बाद मैं रिपोर्ट साइन कर दूंगा। मैंने कहा तो आप रीचेक नहीं करेंगे? मैम चेकिंग वेकिंग करने में टाइम जाएगा ना, 50 कंपनी का ऑडिट में यूं ही कर दूंगा बिना चेकिंग के। अब आप मुझे बताओ, क्या ये रजनी भाई को हम इतनी सारी कंपनी को ऑडिट करने दे, जहाँ पे हमें पता है अगर वो एक लिमिट के बियॉन्ड जाकर के ऑडिट करेंगे तो देयर विल बी कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी कंट्रोल मिसिंग होगा। तो व्हाट शुड वी डू? विल वी अलाउ रजनी भाई टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर मेनी कंपनीज? नो। द नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन सेज सीलिंग लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज 20 कंपनीज। क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कि अगर आपने 20 कंपनीज का ऑडिट ऑलरेडी हाथ में ले रखा है, you have already been appointed as an auditor for 20 companies, now you will be disqualified for acting as an auditor for 21st company। बट मैंने ये रजनी भाई को बात की, रजनी भाई कहते हैं कि मैम बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज का ऑडिट मैं कर रहा हूँ, मतलब ऐसी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, ये कुल मिलाकर के 20 या 25 हो रही है, तो क्या करें? मैंने कहा बात तो सही, छोटी छोटी कंपनी को काउंटिंग में कंसिडर नहीं करना चाहिए। सो व्हाट डज एक्सेप्शन सेज? एक्सेप्शन सेज excluding OPC, dormant, small company, private company जिनका paid up share capital less than 100 CR, less than 100 CR। and हाँ, इतना ध्यान रखें if at all ये private company जिसका paid up share capital less than 100 CR है has defaulted in filing financial statements और annual return, तो फिर उसको कोई exception नहीं मिलेगा। अगर कहीं पे उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है तो एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। मैम मतलब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हो चुका था राधेश्याम भाई का, एग्जांपल नंबर 4 हो चुका है आर्या बहन का। अब आता है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रजनी जी। रजनी जी is being appointed as an auditor for 10 public listed company, 3 public unlisted company, 4 small company, 2 dormant company, 1 OPC, 7 private company। Out of 7, 3 has paid up share capital more than of rupees, ऐसा लिख देते हैं, of rupees 115 crores, and balance जैसे कि 4 जिनका paid up share capital है 99 crores। बट इनमें से 2 companies failed to file returns, बैलेंस 2 एकदम परफेक्ट है, उन्होंने फेल टू फाइल रिटर्न्स नहीं किए। अब हमें बताए कि रजनी जी और कितने कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं या सीलिंग लिमिट इज टच्ड, बताओ। टोटल सीलिंग कितना है? 20। इस 20 की काउंटिंग में किसको कंसिडर करेंगे? पब्लिक कंपनी को? यस। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी? यस। स्मॉल कंपनी? नो, क्योंकि वो एक्सेप्शन में है। डोरमेंट कंपनी, ओपीसी? नो। अब आता है प्राइवेट कंपनी। ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी में से 3 प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल इज 115 विच इज मोर देन 100 शेयर। इसको काउंटिंग में कंसिडर करेंगे? यस, क्योंकि एक्सेप्शन किसको है? छोटू प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 शेयर, तो ये है लेस देन 100 शेयर। बट इसमें से दिक्कत क्या हुई है? 4 में से 2 कंपनीज फेल्ड टू फाइल रिटर्न्स। अब क्वेश्चन ये होता है, इसको काउंटिंग में एक्सक्लूड करें या इंक्लूड करें? बताओ, काउंटिंग में एक्सक्लूड करें या इंक्लूड करें? इंक्लूड करना है, इसको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, अदर्स को एक्सेप्शन मिलेगा। तो टोटल काउंट करो, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18। तो आउट ऑफ 20 18 कंपनी का ऑडिट ऑलरेडी एक्सेप्टेड है,
और कितनी कंपनी का ऑडिट रजनी भाई कर सकते हैं? 2। 2। मैम व्हाट अबाउट हाउ मेनी मोर स्मॉल कंपनीज ओपीसी डॉर्मेंट? वो n नंबर। आईसीएआई की तरफ से गाइस आई टेल यू, आईसीएआई की तरफ से ये जो सीलिंग लिमिट है वो सीलिंग लिमिट है ऑफ 30 कंपनीज एक ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट ये मैं आपको जब भी प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाऊंगी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। फिलहाल के लिए 20 सीलिंग लिमिट, गिनती के 20। क्लियर? पक्का श्योर? चलो गुड। सो दैट वाज अबाउट गिनती के 20। ये था जी के बाद आता है नेक्स्ट वाला क्लॉज, कॉजिंग डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन में जो अगला क्लॉज है वो कहता है एच से हम लोग याद करेंगे हवालात। क्या है ये है हवालात क्लॉज। व्हाट इज हवालात क्लॉज? अगर आपने, कोई भी पर्सन है, आपने नहीं, अगर कोई फ्रॉडुलेंट पर्सन है, ये है हमारे फ्रॉडुलेंट, मिस्टर फ्रॉडुलेंट, ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर कहीं पे भी कोई ऐसा मिसकंडक्ट, कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया है और स्वयं साक्षात कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आपने तो फ्रॉड कर दिया, अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कोई ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में दैट ही इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, तो हम कहेंगे कि भाई साहब आप पूरे 10 साल तक डिस्क्वालीफाइड, पूरे 10 साल तक डिस्क्वालीफाइड। मतलब आपका क्वालिफिकेशन कब स्टार्ट होगा? 11वें साल में। मैम एग्जाम्पल, ये जो मिस्टर फ्रॉडुलेंट भाई साहब है, आज की तारीख में इन्हें घोषित कर दिया है दैट यू आर गिल्टी घोषित कर दिया, तो आज से 10 साल तक, कितने साल तक? आज से 10 साल तक मिस्टर फ्रॉडुलेंट विल बी डिस्क्वालीफाइड। मैम 10 साल बीत गए, उसके बाद क्वालिफाइड। समझ गए? सो एच क्या कहता है? A person who has been convicted by court for an offence involving fraud and 10 years have not been elapsed, तो इस पीरियड के दरमियान जब से कन्विक्शन हुआ है 10 साल तक, you will be, मतलब that person will be disqualified. Got it? पक्का? नेक्स्ट आई से आता है इनडायरेक्टली। याद कैसे रखना है? इनडायरेक्टली याद रखना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आई कहता है अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? रेंडरिंग एनी सर्विसेज which is not required, which is not allowed to be rendered to CHS company, holding और its subsidiary company। लिखित में लेकर के जाते हैं। See for example, रजनी भाई के बाद किसका एग्जाम्पल लेना है बच्चों? बताओ। यस, ये है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये है मिस्टर अरुण प्रताप सिंह। अरुण भाई इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब अरुण भाई ने क्या किया? अगर अरुण भाई या फिर इनके कोई मिलने वाले, मैम मिलने वाले का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्टली इंक्लूड्स वाया द पार्टनर, वाया रिलेटिव, via any network firms, via any other third party, कोई भी थर्ड पार्टी जो अरुण भाई को पहचानता है। So either he himself directly खुद या फिर indirectly via any third party, ठीक है? indirectly इन्होंने रेंडर किया है कुछ ऐसी सर्विसेज जो ऑडिटर नहीं दे सकता, मैम किसको रेंडर किया है ये सर्विसेज? टू कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी। देन वी विल से अरुण भाई यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। बट मैम ये 144 वाली सर्विसेज है कौन सी? Which services are not allowed? Which services are prohibited to be given, to be rendered by an auditor? Which services cannot be given? हम लोग कहेंगे अरे एक मिनट, अरे रुकिए तो सही, वो वाली मूवी देखी आपने दंगल वाली मूवी में हीरो कौन थे?
आमिर थे, अच्छा आमिर थे इन दंगल, चलो ठीक लिख लेती हूँ मैं। आमिर इन दंगल, यस माय डियर फ्रेंड्स, आमिर इन दंगल। अब पढ़ो क्या है। ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट ए स्टैंड्स फॉर एक्चुरियन सर्विसेज। M stands for managerial services. I stands for internal auditor. R stands for rendering outsourced services. आमिर हो गया। आमिर का फुल फॉर्म क्या बताया? अकाउंटिंग, एक्चुरियल, मैनेजरियल सर्विसेज, इंटरनल ऑडिटर, रेंडरिंग आउटसोर्स सर्विसेज। आमिर, अभी आमिर को हटाओ। इन में आती है दो सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। तो दो इन है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। लास्ट वाला पॉइंट कहता है डी, दंगल से आता है डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो एक मिनट क्या पढ़ाई किया? वी हैव स्टडीड द प्रोविजन फॉर सेक्शन नंबर 144, the services which are not allowed, which are prohibited to be rendered by auditor directly or indirectly। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का श्योर? चलो किताब में चलें। हम लोग कहते हैं 144 टू CHS एंड 144 क्या है? 144 इज आमिर इन दंगल। अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? सो ये थे ए से लेकर के आई तक के डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप इन डिस्क्वालिफिकेशन में आते हो तो सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 4 कहता है इमीडिएट वेकेशन ऑफ ऑफिस। जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो द ऑडिटर शुड वेकेट द ऑफिस। Such vacation shall be treated as casual vacancy. अब what is casual vacancy? That we will study under section 139. फिलहाल के लिए we have completed one section number 141, दूसरा section number 144. I am giving you 2 minutes का time. Pause the video, recollect the questions, recollect the concepts, क्योंकि मैं अभी आपको देने वाली हूँ एक महाबली मास्टर क्वेश्चन। चलिए 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, pause the video, recapitulate and then jump to the question. Meanwhile I'll draft it. ओके चल अब हम सॉल्व करते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐड करके एक क्वेश्चन हमने इन हाउस आपके लिए सॉल्व करने के लिए बनाया। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नो बुक, दिस इज फ्रॉम नो RTP, MTP और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ये मास्टर क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व कर लेंगे ना, द सिंपल क्वेश्चन, द सिंगल केस क्वेश्चन, यू विल बी इजी टू टैकल। ठीक है, चल तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, उसके बाद आप मुझे बोलिएगा कि क्या ये पर्सन क्वालिफाइड है या नहीं। चल सो एक है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अंशु भाई। अंशु भाई को पिकाचू लिमिटेड में ऑडिटर बनना है। ठीक है, अब सिचुएशन स्थिति समझ रहे हो? पिकाचू भाई साहब को अंशु भाई साहब को पिकाचू लिमिटेड में ऑडिटर बनना है। अब सिचुएशन देखो। हसू, ये है उनकी बहन हसू। शी हैज परचेज्ड कंप्यूटर वर्थ ₹20,000 फ्रॉम विच कंपनी? फ्रॉम करुणा लिमिटेड। करुणा लिमिटेड इज द होल्डिंग ऑफ सुधा लिमिटेड। सुधा लिमिटेड कौन है? सुधा लिमिटेड बीइंग एसोसिएट ऑफ पिकाचू लिमिटेड। अब ये सब जो चीज मैं कहती जा रही हूँ जॉट डाउन करते जाइएगा सो दैट यू बिल्ड ऑन द रिलेशन कि ये छाछ की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ओके। सिस्टर हैज परचेज्ड कंप्यूटर वर्थ ₹20,000 फ्रॉम करुणा लिमिटेड व्हिच इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ सुधा लिमिटेड एंड सुधा लिमिटेड कौन है? एसोसिएट ऑफ पिकाचू। ओके। मोक्षु, मोक्षु कौन है? अंशु का बेटा है। मोक्षु सन ऑफ मिस्टर अंशु बेचारा हॉस्पिटलाइज था और खर्चा गया है 5 लाख रुपए तक का। मैम ये हॉस्पिटलाइज कहाँ था? इन ममता लिमिटेड। ममता लिमिटेड कौन है? सब्सिडरी ऑफ सुधा लिमिटेड। अभी सुधा कौन है ये आपको पता है? सुधा कौन है? एसोसिएट ऑफ पिकाचू। एसोसिएट ऑफ पिकाचू। खुशू, खुशू कौन है? खुशू इज सिस्टर इन लॉ, भाभी। सिस्टर इन लॉ, इन्होंने सेल किया है सॉफ्टवेयर वर्थ ₹10 लाख टू माया लिमिटेड। माया लिमिटेड कौन है? सब्सिडरी ऑफ पिकाचू। नेक्स्ट हिमांशु भाई, हिमांशु ब्रदर है। हिमांशु ने परचेज किया है एक टेक्नोलॉजिकल सेट वर्थ ₹3 लाख फ्रॉम मदर इंडिया लिमिटेड। मदर इंडिया इज अ JV ऑफ पिकाचू लिमिटेड। एंड लास्ट मंशु लिमिटेड। मंसू भाई। मंसू कौन है? डॉटर्स हस्बैंड है, मतलब जवाई साहब। मंसू
इज वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पिकाचू। अब मुझे बताओ कि ये है इन सब के रिलेटिव्स। अंशु क्या पिकाचू में ऑडिटर बन सकता है? टेक योर टाइम एंड मुझे बताइए आंसर क्या होना चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है? घाई घाई में बिल्कुल आंसर नहीं, एक एक चीजों को इवैल्यूएट करेगा। स्टेप 1 क्या ये पीपीआर में आता है? स्टेप 2 क्या कंपनी छास में आती है? स्टेप 3 ट्रांजैक्शन कौन सा है, इंडेटेडनेस है कि नहीं है, और एफ वाला क्लॉज रिलेटिव हु इज एक्टिंग एज डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन इन द कंपनी। ठीक है, तो ये काफी सारे क्लॉजेस हम लोगों ने पढ़ रखे एंड ये क्वेश्चन ऑल टुगेदर सबका मेल मिलाप करके है। सो टेक योर टाइम एंड लेट मी नो, ठीक है? बताइए, मैं शुरू करूं एक्सप्लेन करना? चलिए पहले तो ये समझते हैं, हसू जो सिस्टर है क्या ये रिलेटिव के डेफिनेशन में आती है? हाँ, बाकायदा ये मैडम रिलेटिव के डेफिनेशन में आती है। तो कहीं ना कहीं मेरा डी, ई और रिलेटिव कहाँ पड़ा? एफ, ये वाले क्लॉजेस टैप हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसने ट्रांजैक्शन किया है, ओके, किनके साथ किया है? करुणा हु इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एसोसिएट ऑफ पिकाचू। ये छास के कैटेगरी में आता है क्या? एस होल्डिंग ऑफ एसोसिएट, ये तो छास के कैटेगरी में नहीं आते। हमारे लिए होल्डिंग कौन सी कंपनी होती? कंपनी की होल्डिंग। अगर ये पिकाचू की होल्डिंग होती तो बात अलग थी, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आता है। बट ये छास के कैटेगरी में ही नहीं आते, तो क्या मैं इसको डिस्क्वालीफाई करूंगी? नहीं। चलो, तो भले हसू बहन कंप्यूटर सेट खरीदे या कुछ और, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इग्नोर। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, मोक्षु सन रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है? यस, वेरी गुड। ममता लिमिटेड की यहाँ पे ये भाई साहब हॉस्पिटलाइज थे। ममता लिमिटेड कौन है? सब्सिडरी ऑफ सुधा एसोसिएट ऑफ पिकाचू। अरे ये छास के डेफिनेशन में आता है क्या? काउंट करते हैं, कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की एसोसिएट, कंपनी की सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट। अरे ये आता है छास के डेफिनेशन में, ये है सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी। बट ट्रांजैक्शन देखो कितने का ट्रांजैक्शन है, हॉस्पिटलाइज। तो क्या ये कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब इंडेटेडनेस देखते हैं कि अगर इनका पैसा भरना बाकी है तो इंडेटेडनेस कितना हो रहा है? इंडेटेडनेस इज ऑफ एग्जैक्ट ₹5 लाख विच इज नॉट मोर। क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आता है? नहीं आता, ठीक है? एंड ऑल्सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, क्लॉज नंबर ई में बेटा आप आर को देखते ही नहीं हो। क्लॉज नंबर ई क्या था? पर्सन एंड फर्म। अगर रिलेटिव ने कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन कर भी लिया होता ना, फिर भी डिस्क्वालिफाइड नहीं था। याद आ रहा है? ये था क्लॉज नंबर डी, ये है क्लॉज नंबर ई जहां पे रिलेटिव नॉट कंसिडर्ड। अंडरस्टूड? स्टिल नॉट डिस्क्वालिफाइड। खुशू सिस्टर इन लॉ, पहले तो ये बताओ क्या सिस्टर इन लॉ भाभी आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आती है? सिस्टर इन लॉ इज योर रिलेटिव? नहीं। अगर ये रिलेटिव ही नहीं है तो खुशू जो चाहे वो करे। अगर वो रिलेटिव ही नहीं है तो उनसे हमें कोई फर्क पड़ता है? इले, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगा? नहीं होगा, नॉट डिस्क्वालिफाइड। नेक्स्ट, हिमांशु, ये रिलेटिव नहीं है। हिमांशु भाई है, क्या ये रिलेटिव है? खून का रिश्ता है ना, रिलेटिव। भाई ने क्या किया है? टैक्स सेट खरीदा है, ये तो कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहाँ से खरीदा है? जेवी ऑफ पिकाचू। अरे जेवी ऑफ पिकाचू छाछ में आता है क्या? अरे बच्चों, छाछ में सिर्फ छाछ और जीरालू आता है, जेवी नहीं आता है। सो ये छाछ के कैटेगरी में नहीं आता है, हेंस डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अब तक के लिए कोई भी अट्रैक्ट हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन? नहीं। लास्ट, मनसू कौन है? मनसू है सन, मतलब डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड, सॉरी सन इन लॉ। मुझे बताओ सन इन लॉ आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है? जवाई साहब आता है, तो ये रिलेटिव है। कैसे आता है? मैंने क्या बोला था? लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, सिबलिंग्स, स्पाउस एंड स्पाउस ऑफ योर लीनियल डिसेंडेंट, मतलब डॉटर्स हस्बैंड इज योर रिलेटिव, is working as an officer of Pikachu Limited। क्या अब डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है? अगर हाँ तो कौन से क्लॉज में?
सोच समझ करके आराम आराम से बुक खोल खोल करके बताओ। रिलेटिव, एक्टिंग एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूं तो यहाँ पे लिख देती हूँ की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन ऑफ पिकाचू। डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट यहाँ होता है। मैम कैसे डिस्क्वालिफाइड? अंडर क्लॉज एफ। फैमिली मेंबर एक्टिंग एज डायरेक्टर और एम्प्लॉयड एज डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे हम कहेंगे अंशु भाई आप पिकाचू लिमिटेड में ऑडिटर नहीं बन सकते बिकॉज योर रिलेटिव इज acting as key managerial person in the company. Everyone understanding? This master question brings section number 141 to an end. यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 141(1), 141(2), 141(3), 141(4) एंड 144। ये 5 चीजें कंप्लीट हुई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं with the next provision of section number 139. चलिए गाइस, तो अब शुरू करते हैं हमारा अगला प्रोविजन दैट इज 139। क्या बात करता है ये प्रोविजन? सेक्शन नंबर 139 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन सी कंपनी में किसको जिम्मेदारी दी है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सो कम से कम हमें यहाँ पे 10 सब सेक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन द कंपनी। अब देखिए, सबसे पहला रिकॉग्निशन तो हम यहाँ पे करते हैं। कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला होता है गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा होता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए अभी होल्ड कर लेते हैं, गवर्नमेंट कंपनी को लेकर के आते हैं और पढ़ते हैं। मैम कौन सी कंपनी को हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी? समझो, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है स्टेट गवर्नमेंट। अगर इन दोनों ने मिल करके इस कंपनी में जो कि है ए लिमिटेड, इन दोनों ने मिल करके ये ए लिमिटेड में 51% जितनी शेयर होल्डिंग ओन की है, तो इस कंपनी को हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। मैम मतलब एनी कंपनी in which state government, central government or jointly by both are owning more than equals to 51% of paid up share capital, such a company is known as government company. Got it? Easy one, perfect. अब देखो दूसरा, ये जो कंपनी है ना गाइस, ये जो कंपनी ए लिमिटेड के पास है स्पेशल राइट शेयर्स। क्या? स्पेशल राइट शेयर्स। ये कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जहां पे एक शेयर के सामने मोर देन 1 वोट्स मिलता है। मतलब ये कंपनी ने कुछ ऐसे शेयर्स इशू किए हैं पब्लिकली जिनकी वोटिंग राइट्स एक से ज्यादा है, जिनकी वोटिंग राइट एक से ज्यादा है। सो इफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय बोथ इन्होंने 51% से ज्यादा का वोटिंग पावर ओन किया है इन दिस ए लिमिटेड। मैम मतलब अगर स्पेशल राइट शेयर्स नहीं है तो 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, अगर स्पेशल राइट शेयर्स है तो 51% ऑफ वोटिंग राइट्स विल बी काउंटेड। अगर वोटिंग राइट्स है 51% से ज्यादा, देन सच अ कंपनी विल बी रिगार्डेड एज गवर्नमेंट कंपनी। केस 2, मैम इन दोनों ने मिला करके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जॉइंटली, इन लोगों ने मिला करके इस कंपनी में 50% का शेयर्स ओन किया है, तो क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगी? नहीं होगी गाइस, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 50% इज लेस देन 51%, बराबर है। सो यहाँ पे हम ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहेंगे। केस 3 में ये चीज समझिए। देखिए अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वापस आ जाइए स्क्रीन पे। ये है सेल, जो कि है गवर्नमेंट कंपनी। कैसे? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओन किया है 65% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, तो सेल हो गई गवर्नमेंट कंपनी। ये है भेल, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ओन किया है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये दोनों ही कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। हाँ जी, अब इन दोनों ने मिलकर के सेल ने 30% और भेल ने
30% ओन किया है इन टेल लिमिटेड। हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब मुझे बताओ, क्या ये टेल लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी हुई? हाँ जी, यहाँ पे ये टेल लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी हुई। व्हाई? बिकॉज मोर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट कंपनीज। सो इन टोटालिटी अगर कंपनीज को मैं बाय हार्ट करने की, डिवाइड करने की कोशिश करूं, तो कंपनीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा other than government company. Government companies are those in which central government, state government or jointly are owning more than equals to 51% of either paid up share capital or we will consider voting rights. मैम कहाँ पे voting rights consider करेंगे? If the companies have issued special right shares are held by central government, state government or jointly by both. Such a company is known as government company. दूसरा point, if 51% more than equals to paid up share capital or voting rights are held by government companies, then also the company will be regarded as government company. जैसे कि सेल और भेल ने टेल में ओनिंग की, तो ये टेल भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। समझ में आता है? पक्का श्योर 10%? मैम अगर कोई कंपनी में गवर्नमेंट की कोई ओनिंग नहीं है, गवर्नमेंट कहीं पे भी पैसा नहीं लगा रहा है, जैसे कि ए लिमिटेड में गवर्नमेंट ने कोई होल्डिंग नहीं की, गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई शेयर्स नहीं खरीदे, तो ए लिमिटेड क्या गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी? नहीं, ये सादी कंपनी मानी जाएगी, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानी जाएगी। समझ में आता है? पक्का श्योर? गवर्नमेंट कंपनी कंसेप्ट इज क्लियर? अब यहाँ पे स्पेशल राइट शेयर्स का क्या मतलब सिखाया था मैम आपने? समझो, स्पेशल राइट शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। स्पेशल राइट शेयर्स का मतलब होता है एक शेयर के सामने एक से अनेक वोट है। One share giving you the authority, giving you the authorization to have more than one votes, which can range from 2:10 votes. जैसे कि आपके पास कोई एक शेयर है ऑफ एनी कंपनी, हमने आपसे कहा सर आपके पास एक शेयर है ना, आप 5 वोट्स कंसिडर कर सकते हो, आप 5 बार वोट्स इशू कर सकते हो, तो ये शेयर्स आर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। यूजुअली एक शेयर के सामने एक वोट मिलता है, यहाँ पे मैं आपको अधिकार दे रही हूँ एक शेयर के सामने ज्यादा वोट्स का, ऐसा शेयर इज अ स्पेशल शेयर। सच शेयर इज नोन एज स्पेशल राइट शेयर्स। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का श्योर? चल इसको जा करके पढ़ लेते हैं किताब में से कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है। Here, section number 139, appointment of auditors for government company, for other than government company. If at all, the stake of more than equals to 51% is held by state government, central government or jointly by both, such a company will be regarded as government company. ये paid up share capital will be construed as voting rights, voting powers, when if the company has issued shares with differential voting rights. ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। चलो मान लिया ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कह लेते हैं। अब बच्चों इतना ध्यान दो, इस कंपनी में जो ए लिमिटेड थी, याद है गवर्नमेंट कंपनी ए लिमिटेड, ये ए लिमिटेड में सबसे ज्यादा पैसा 51% से ज्यादा का पैसा गवर्नमेंट का लगा है। अब ध्यान दो, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं सही से किया, अगर कंपनी में कुछ फ्रॉड हो गया, अगर कंपनी के कुछ लॉसेस हो गए, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? आपको, मुझे। सबसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट को है भाई, सबसे ज्यादा नुकसान तो गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट आती है और डर जाती है, तो कह रही यार हमारा पैसा ये ए लिमिटेड में लगा हुआ है, अगर ये ए लिमिटेड ने फ्रॉड कर दिया तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। अगर हमें नुकसान हो जाएगा, इससे बचने के लिए एक बंदा अपॉइंट कर लेते हैं, उस बंदे को बोलते देख भाई वहां फ्रॉड नहीं होना चाहिए, विंडो ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही मायने में बनने चाहिए, ऐसा एक बंदा अपॉइंट करेंगे, उस बंदे को हम कहेंगे ऑडिटर। सही, चलो देखते। क्वेश्चन ये उठता है,
ये ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो ये ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? आप, मैं, मोदी जी। ये गवर्नमेंट तो हर 5 साल में बदल जाएगी। अगर मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे, अगर मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे, तो यार ये गवर्नमेंट हर इलेक्शन के बाद चेंज हो जाएगी। सही नहीं बैठ रहा। इसके लिए अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया। उस अथॉरिटी का नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं? ही इज द पर्सन हु लुक्स फॉरवर्ड फॉर ऑडिट्स ऑफ पीएसयू, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। ये सारी की सारी ऑडिट कौन ध्यान में रखता है? ये सारी की सारी ऑडिट कैग करता है। हु इज द कैग? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जनरल नॉलेज के लिए, हु इज द करंट कैग ऑफ इंडिया गाइस? हाँ जी, ही इज गिरीश मर्मू जी, जीसी मर्मू। ये फोटो देख रहे हो? गिरीश मर्मू, करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये है वो पर्सन जिनको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डेजिग्नेशन दिया है एंड हम अपॉइंट करते हैं। तो विल बी अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड द लॉजिक? पक्का श्योर? 100% यस? चलो बढ़िया है। अब आगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन गवर्नमेंट कंपनी। अब ध्यान दो, हमेशा हम ऑडिटर्स को 2 लेवल्स पे अपॉइंट करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सीक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है गाइस? फर्स्ट ऑडिटर इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। First auditor is a person who is appointed for first year of incorporation. Who is subsequent auditor? Subsequent auditor is a person who is appointed from second year onwards. क्वेश्चन ये उठता है कि मैम ये अलग अलग क्यों? क्यों एक ही साथ में हम सारे ईयर्स का ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर देते? क्यों फर्स्ट ईयर का पद्धति प्रोसीजर्स अलग है, सब्सीक्वेंट ईयर का प्रोसीजर्स अलग है? आई लेट यू नो। फर्स्ट ईयर में पहले तो मुझे ये बताओ, पहला साल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, से फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई कंपनी, आई विल ड्रॉ इट, आज मैंने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की। मैम आज की तारीख एक रैंडम डेट ले लेते हैं, 10th ऑफ दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर 2021। मैंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है मुझे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका ईयर एंड कब होगा? 31st ऑफ मार्च 22, 31st ऑफ मार्च 22। इस साल में क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने वाले हैं? अरे मैम, कंपनी तो जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे? ये साल तो खत्म होने दो, ट्रांजैक्शंस अभी तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं। इस साल खत्म होने के बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड होगा, उसके बाद ये चेकिंग होगा, बराबर? दैट मीन्स फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमारा एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होता। हेंस हम लोग क्या बोलते हैं, ये पहली बार कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होता है, यहाँ पे मेंबर्स की मीटिंग नहीं हुई है, यहाँ पे मेंबर्स ने अब तक कोई भी जनरल मीटिंग कॉल नहीं की है। हेंस वी गिव द राइट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वी गिव द राइट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अपॉइंटिंग द ऑडिटर। क्योंकि पहला साल है बच्चों, इस पहले साल में एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होता है। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? हेंस द प्रोसीजर, यहाँ पे अगर मेंबर्स आ जाते तो बात अलग थी, बट सब्सीक्वेंट ईयर में तो मेंबर्स एनुअल जनरल मीटिंग कर लेंगे, तो सब्सीक्वेंट ईयर का तो फंडा ही नहीं है। यहाँ पे आकर के फटाक से मेंबर्स ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, बट फर्स्ट ईयर में ना हो रही है मेंबर्स की मीटिंग, इसके लिए हम लोग एक अलग प्रोसीजर से फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो, तो इसको डिवाइड करते हैं 2 भागों में। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स फॉर गवर्नमेंट कंपनी, इतना तो पक्का पता है, जहां जहां गवर्नमेंट कंपनी वहां कैग, जहां जहां गवर्नमेंट कंपनी वहां कैग। तो फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दे करके रखा है। विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे कि 10 दिसंबर से हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो 10 दिसंबर से लेकर के 60 दिन के अंदर अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। अब देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या क्या चीज ऑडिट करता है? पीएसयू, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट कंपनीज,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सबको ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। अब आपको क्या लगता है, कोई गवर्नमेंट कंपनी के लिए हम उनको फोन करेंगे, अरे मर्मू जी वो अपॉइंटमेंट करना था, जरा आ जाइए ना, मर्मू जी फ्री बैठे आपके लिए? हो सकता है ही फेल्स, हो सकता है 60 दिन बीत जाए और उनको टाइम ही ना मिले। अरे काम देखो कितना ज्यादा है। तो इन केस ऑफ फेलियर हम लोग कहते हैं नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट सच ऑडिटर। और इतना ध्यान रखें, एक विजुअल मेमोरी, जब भी हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई काम देते हैं ना, उनको हमेशा 30 डेज ही देते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, जहां जहां बीओडी वहां वहां 30 डी। तो जहां पे भी आपको लगता है कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम आ रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करना है, तो जहां जहां बीओडी वहां वहां 30 डी। तो सबसे पहले कैग को बोलेंगे कि भैया प्लीज 60 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करो। इफ कैग इज एबल टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 days, good. If he fails, then in his failure, board of directors of that government company will appoint the auditor within next 30 days. इतना क्लियर है? पक्का श्योर? अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में चला गया। इन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो फेल्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया, तो क्या कंपनी पहले साल ऑडिटर के बिना काम करेगी? नहीं। तो हेंस हम लोग बोलते हैं members will appoint the auditor, but मैम एनुअल जनरल मीटिंग तो नहीं हो रहा है, तो we will call extraordinary general meeting within 60 days and members will appoint the auditor. Members will appoint the auditor. तो सीक्वेंस कैसे चल रहा है? पहले कैग के पास जाएंगे, कैग को बोलेंगे within 60 days. If CAG fails, board of directors will appoint within 30 days. If board fails, members will appoint 60 days at extraordinary general meeting, that is EGM, by passing ordinary resolution. By passing ordinary resolution. इतना समझ में आता है? पक्का? एकदम शॉर्ट। चलो, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट बाय कैग 60 days, इफ फेल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और हाँ, बैकग्राउंड में ध्यान रखें, जहां जहां बीओडी वहां वहां 30 डी, जहां जहां बीओडी वहां वहां 30 डी। इफ बोर्ड फेल्स, then members will appoint within 60 days at annual general meeting by passing ordinary resolution. Now the question is, ma'am, why ordinary resolution? Special resolution क्यों पास नहीं हो रहे? क्योंकि appointment of auditor, appointment of director, dividend का declaration and adoption of financial statements, ये चार चीजें कंपनी के लिए एक ordinary business होता है बच्चों। बिकॉज ये ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, हम हमेशा मेंबर्स के पास से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाते हैं। एवरीवन कूल विद दिस? श्योर। सबसीक्वेंट ऑडिटर, अब ये सबसीक्वेंट ऑडिटर का मतलब क्या होगा? वो टाइमलाइन कहाँ गई? यहाँ पे। सबसीक्वेंट ऑडिटर का मतलब होता है जो ऑडिटर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अपॉइंट होने वाला है, तो वहां पे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर गवर्नमेंट कंपनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर गवर्नमेंट कंपनी, CAG will appoint within 180 days. कंट्रोलर अभी तो भरपूर मात्रा में समय दिया है, तो मैम इफ फेल्स ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं होता। भरपूर मात्रा में समय दिया, 6 महीने का समय दिया है। कैग को बोला भाई साहब प्लीज 180 दिन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल, मतलब 1 अप्रैल 22 से लेकर के 30th ऑफ सितंबर 22 तक 180 दिन के अंदर अंदर कैग अपॉइंट करेगा हमारा सबसीक्वेंट ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर। और ऐसे ही ये गाड़ी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब ये रोटेशन का प्रोविजन आएगा, मिक्स मत करिएगा, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट पड़ता है, फिर मैं आपको रोटेशन समझाऊंगी। अपॉइंटमेंट क्लियर है? श्योर। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिटर खत्म होता है। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे क्या गिरीश मुर्मू जी का कोई काम है? नहीं ना। यहाँ पे कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा किसने लगाया है? मेंबर्स ने, आपने और मैंने, मेंबर्स ने पैसा लगाया। मतलब कोई एक ऐसी कंपनी जैसे कि ये है के लिमिटेड, ये के लिमिटेड में आपने पैसा लगाया, मैंने पैसे लगाया और बाकी सारे मेंबर्स ने पैसा लगाया। मैम गवर्नमेंट ने फूटी कौड़ी तक नहीं दी, तो क्या इस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब ऐसी कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? हम, क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है यार ये कंपनी में। तो देखो, फॉर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड। अब यहाँ पे कैग का रोल तो एकदम ही खत्म। फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड, और जहां जहां बीओडी वहां वहां 30 डी। वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड
विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट बोर्ड के पास बहुत काम है, बोर्ड के पास बहुत काम है, अरे बहुत काम है, बहुत काम है। बोर्ड के पास इतना काम है दैट बोर्ड फेल्स। अगर बोर्ड ने ऑडिटर को 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट नहीं किया तो हम मेंबर्स को कॉल करेंगे, मेंबर्स को बोलेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रख लो। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स के पास से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। बट मैम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कितने दिनों में रखेंगे? विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर हम लोग ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मेंबर्स के पास से रखवाएंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर बस यहाँ पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। दैट इज हाउ द फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड। क्यों मैम, क्यों एनुअल जनरल मीटिंग क्यों नहीं? क्योंकि फर्स्ट ईयर में भाई साहब अभी सिखाया, कहाँ गया, फर्स्ट ईयर में एजीएम नहीं होता है, ये देखिए, बराबर है, पक्का, ओके। अब आता है सबसीक्वेंट ईयर। यहाँ पे तो अपॉइंट कर ली है बोर्ड ने, जहां जहां बीओडी वहां वहां 30 डी। अगर फेल होता है तो 90 दिन के अंदर अंदर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। सब्सीक्वेंट ऑडिटर के लिए हम लोग कहते हैं, यहाँ पे तो एवरी ईयर एज पर सेक्शन नंबर 96 ऑफ कंपनीज एक्ट, एवरी ईयर देयर इज अ कंपल्सरी रूल फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ पे तो मेंबर्स भी आएंगे, आपका और मेरा पैसा लगा हुआ है, आप और हम मिल रहे हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग, तो गोज विदाउट सेइंग every subsequent auditor will be appointed at annual general meeting by passing ordinary resolution. Everyone getting that? Sure, पक्का, चलिए डन। सी फॉर एग्जाम्पल हमने मिल करके ये मिस्टर ऑडिटर, इनको अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर। इनके अपॉइंटमेंट होने के विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर तुरंत विद इन 15 डेज हम लोग फाइल करेंगे एक फॉर्म। ये फॉर्म का नाम है ADT1। ये फॉर्म का नाम है ADT1। ADT1 इज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी। जैसे कि ये भाई साहब को हमने कंपनी में अपॉइंट कर लिया, इस भाई साहब की अपॉइंटमेंट की पर्ची हम ROC में सबमिट करेंगे, उस पर्ची को ADT1 कहते हैं। एवरीवन, मैम कौन फाइल करेगा? कंपनी फाइल करेगा। किसके पास फाइल करेगा? ROC के पास फाइल करेगा। कितने दिनों में फाइल करेगा? 15 डेज में फाइल करेगा। This 15 days will be counted from the date of appointment. 15 days will be counted from the date of appointment. So here, the company to file ADT1 with ROC. मैम अगर कंपनी ने 16 दिन बीत गए ADT1 फाइल नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। मैम अगर कंपनी ने 13वें डे पे ADT1 फाइल कर दिया था तो अच्छा है, मैक्सिमम 15 दिन का समय दिया था, आपने 15 दिन के पहले फाइल कर दिया तो चंगा, 15 दिन के बियॉन्ड फाइल किया तो नहीं, पेनल्टी लगेगी। 15 days from the date of appointment. Everyone getting that? So यहाँ पे we have covered 4 subsections, 139, 1, 5, 6 and 7। ये 4 सबसेक्शन हमने कवर किए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सबसेक्शन दैट इज रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी। सी फॉर एग्जाम्पल, आप, ये भाई साहब, मिस्टर, आपके फ्रेंड का नाम ही बता दो जिसको थ्रू आउट द ऑडिट कोर्स हम लोग ऑडिटर बनाए, मिस्टर अमित, चलो ठीक है, ये है भाई साहब अमित, ये चश्मे वाले भाई साहब आपके दोस्त, ये चश्मे वाले भाई साहब और आप जिगरी दोस्त। मैम कब बने दोस्त? अभी सीए फाइनल के बैचेस में। आप और ये अमित भाई साहब सीए फाइनल के बैचेस साथ में बैठ करके पढ़ रहे हो, साथ में बैठ करके ऑडिट, SFM, IDT, DT ये सारा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। एक बार मैं क्लास में आई और मैंने अमित को देखा, अमित इतना मस्ती कर रहा था, क्लास के बीच में डब्बा खोल करके खा रहा है, अरे ऐसा कोई करता है क्या? मैं भड़क गई और मैंने कहा अमित को, अमित बस बाहर चले जाओ, आउट, बाहर जाकर के डब्बा मुझे दो। नहीं, मैं भड़की हुई थी और मैंने अमित को भयंकर एकदम गुस्से स्वरूप में मैंने बोला, अमित बाहर चले जाओ यहाँ से। आप मुझे सच्ची बताओ, आप एक बार के लिए तो अमित के लिए नोट्स तैयार कर लेंगे, एक बार के लिए मैम मुझे भी बोलेंगे कि मैम रहने दो ना, इट्स ओके, वी आर सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम मस्ती नहीं करेंगे, है ना? क्यों? अमित से आपका कोई ब्लड रिलेशन है? अमित आपका स्कूल फ्रेंड है? अमित आपका कॉलोनी फ्रेंड है? अमित आपका ऐसा फ्रेंड है जो आपको सीए फाइनल के बैचेस में मिला, फिर भी आप अमित के लिए स्टैंड ले रहे हो?
क्यों? इसे कहते हैं फेमिलियरिटी। क्या कहते हैं? फेमिलियरिटी। क्योंकि आप मुझे कहोगे कि मैम पिछले 3 महीने से हम लोग एक बेंच पे बैठ करके एक बेंच से डब्बा खा रहे हैं, एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, सो वी वेरी वेल अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर उसने कभी मस्ती की है, उसका कोई कंसेप्ट मिस हुआ है तो आई विल हेल्प हिम। मेरा कोई कंसेप्ट मिस हुआ है तो अमित मुझे हेल्प करता है। दैट इज दैट इज नोन एज फेमिलियरिटी थ्रेट। इस फेमिलियरिटी थ्रेट को दूर करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने एक बहुत ही ब्रिलियंट सा कंसेप्ट लाया, जैसे स्कूल में किया करते थे। पता स्कूल में आप लोगों के साथ ऐसा होता था कि एक बेंच पे एक दिन आप बैठोगे, फिर नेक्स्ट दिन स्वैप करोगे, फिर से स्वैप करोगे, फिर से स्वैप करोगे, ऐसे करके आपकी जगह रोटेट की जाती थी। क्लासरूम का सबसे मस्तीखोर बच्चा, हर बार टीचर उसकी जगह बदलती रहती थी कि भाई साहब पहले यहाँ पे बैठो, फिर यहाँ पे बैठो। ये प्रोविजन को हम कहते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर। जैसे स्कूल में टीचर उस मस्तीखोर बच्चे की जगह चेंज करती थी ना, वैसे ही कंपनीज एक्ट चाहता है कंपनी अपने ऑडिटर को चेंज करते रहे। मैम क्यों? क्योंकि देयर इज अ फेमिलियरिटी थ्रेट बच्चों। भले आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है विद द मैनेजमेंट, बट स्टिल देयर विल बी समथिंग विच विल बी regarded as sympathy threat. Sympathy threat. मैनेजमेंट आपको ऐसा बोल सकते हैं, क्या भाई भाई के साथ ऐसा करेगा? दैट इज सिंपैथी। यू अंडरस्टैंड दैट? सो इसके लिए अब हमें पढ़ना है रोटेशन प्रोविजन। तो तैयार, शुरू करें? चल। सो रोटेशन ऑफ ऑडिटर। व्हाट इज रोटेशन ऑफ ऑडिटर? पहले कंसेप्ट समझ लेते, फिर प्रोविजंस पे बुक में आते हैं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब होता है कोई भी एक ऑडिटर अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिट कर रहा है ऑफ अ कंपनी, then he can maximum be appointed as well as reappointed for a total span of 5 years. For a total span of 5 years. And if the firm is conducting audit, then it can be appointed, including reappointed, for 2 terms of 5 years, which is equals to 10 years. समझ गए? मैम तो 10 इयर्स के बाद क्या, 5 इयर्स के बाद क्या? 10 इयर्स के बाद और 5 इयर्स के बाद कंपलसरी कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा। वहां पे हम इस इंडिविजुअल ऑडिटर को बोलेंगे भाई ठंडा ले, 5 साल तक ठंडा ले। 5 इयर्स कंपनी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं, 5 साल कंपलसरी कूलिंग पीरियड। मैम फर्म का अगर 10 साल हो गया तो उसके बाद भी उस फर्म का 5 साल तक कूलिंग पीरियड। फर्म को बोलेंगे फर्म जरा ठंडा ले, कूलिंग पीरियड। उस 5 साल में उस फर्म का, ना कि उसके कोई भी पार्टनर्स का, कंपनी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए एज इन द फॉर्म ऑफ ऑडिटर। इतना समझता है? रिपीट, क्या कहा हमने? एक इंडिविजुअल ऑडिटर 5 साल तक एज एन ऑडिटर एक्ट कर सकता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद कंपलसरी कूलिंग लेना पड़ेगा, कंपलसरी जगह चेंज करनी पड़ेगी। फर्म 10 साल तक ऑडिटर रह सकता है, उसके बाद कंपलसरी 5 साल का कूलिंग लेना पड़ेगा। अब मैंने ये प्रोविजन तो बता दी। प्रोविजन बताने के बाद सारी छोटी छोटी कंपनी आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैम, मैं कौन हूँ? साक्षात कंपनीज एक्ट। कहती है कि मैम आपने रोटेशन प्रोविजन तो एप्लीकेबल कर दिया, अब हम बार बार क्या ऑडिटर को चेंज करते बैठेंगे? बार बार नया ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, नया ऑडिटर को लेकर के आएंगे? ये तो गलत किया मैम, ये तो अननेसेसरी बर्डन है, कंप्लायंस नहीं हो पाएगा मैम। ये सब कुछ आकर के मुझे छोटी छोटी कंपनीज ने कहा। मैंने कहा बात तो सही है यार, ये कंप्लायंस से ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो हमने कहा वेट, दिस रोटेशन प्रोविजन के लिए एक थ्रेशोल्ड बना देते हैं। हर कंपनी को रोटेशन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो लोग रोटेशन करे, समझ में आता है। पर जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे कंपनीज बहुत ही छोटी छोटी कंपनी है, इनका अफेयर इट इज नॉट अ पब्लिक अफेयर, तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट को भी लगता है कि ठीक है, अगर यहाँ पे रोटेशन प्रोविजन नहीं भी हुआ ना फिर भी चलेगा। That means rotation provision will be applicable to some specific badi companies, right? So rotation provision is applicable to LUPA, LUPA. It is applicable to LUPA. अब what is LUPA समझते हैं। L stands for listed companies. भाई
अगर आप लिस्टेड कंपनीज हो तो आप नाम से बड़ी कंपनी, आपके लिए कोई थ्रेशोल्ड रखने की जरूरत ही नहीं। जो लिस्टेड है, सेबी पे लिस्टेड है, वो तो नाम से बड़ी कंपनी। यू स्टैंड्स फॉर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। बट हाँ, अब ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो वी विल चेक द थ्रेशोल्ड, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल्स टू 10 CR। अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल्स टू 10 CR, तब हम आपको कहेंगे कि भाई आप तो बड़ी कंपनी हो, आपको रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। समझ में आता है? नेक्स्ट, आप हो प्राइवेट कंपनी, आप हो प्राइवेट कंपनी, तो हम आपका पेड अप शेयर कैपिटल देखेंगे। अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल्स टू रुपीज 50 CR, अगर आपका पेड अप, भाई तो आप तो बड़ी कंपनी, एक तो प्राइवेट, ऊपर से पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, आप बड़ी कंपनी कहलाई जाओगी। अगर आप बड़ी कंपनी हो तो रोटेशन प्रोविजन आप पे लागू होगा। मैम, तो ये जो प्राइवेट कंपनी है, दिख रही प्राइवेट कंपनी, अगर ये प्राइवेट कंपनी है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल एग्जैक्ट 50 CR है, क्या रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? एग्जैक्ट 50 CR, यस। अगर इसका पेड अप शेयर कैपिटल 51 CR है, रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? यस। अगर ये प्राइवेट कंपनी है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल 49 CR है, 49 CR है, क्या रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? नहीं। क्यों? दैट इज लेस देन 50 CR, इट इज लेस देन 50 CR। प्रोविजन समझा है? पक्का? रिपीट करें, लिस्टेड कंपनीज ऑलवेज एप्लीकेबल विदाउट इवन सीइंग लिमिट। भाई तू तो नाम से बड़ी कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल हम लोग चेक करेंगे, अनलिस्टेड कंपनी में इट शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 10 CR। हाउ मच? मोर देन इक्वल्स टू 10 CR। मैम 10 से ज्यादा हुआ एप्लीकेबल, 10 हुआ एप्लीकेबल, 10 से कम हुआ नॉट एप्लीकेबल। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट है 50 क्रॉस। अब आता है लास्ट पॉइंट, ए स्टैंड्स फॉर एनी अदर कंपनी। एनी अदर भी नहीं, एनी कंपनीज मान लेते हैं, एनी कंपनीज। अब देखो, हम तो रहते हैं इंडिया में, हम तो चाय बनाने के लिए भी चीनी बाजू वाले के घर से मांगते हैं। तो अब ये जो कंपनी है ए लिमिटेड, इसको पता चल गया था कि यार पेड अप शेयर कैपिटल पे ना ये रोटेशन प्रोविजन ऐसे नजर लगा करके बैठा, तो इन्होंने क्या किया कि पेड अप शेयर कैपिटल को कम रहने देते, बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, 10 से कम 9 या फिर 50 से कम 49। तो ये जो कंपनी है, इन्होंने अपना पेड अप शेयर कैपिटल बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट रखा। मैम तो अगर पैसों की जरूरत हुई तो उन्होंने कहा मांग लेंगे, हम तो इंडिया में रहते हैं। तो एनी कंपनी, ये कंपनी शानी निकली, इन्होंने कहा पेड अप शेयर कैपिटल कम रखो, अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो मांग लेंगे। मांगने से भी कोई कंपनी बड़ी कंपनी हो जाती। आपने वो केस सुना था? मैंने एक केस सुना था न्यूज पे, अभी मुझे नहीं पता कितना सच है, न्यूज़पेपर में कोई एक बेगर था जिसका काम ही था बेगिंग। वो आता था अच्छे खासे कपड़े पहन करके, एक मंदिर के आगे बैठ जाता था, बैठने से पहले पहले वो मेकअप करता था, आता था अच्छे खासे कपड़े पहन करके, फिर वो कपड़े चेंज करता था, बेगर वाले वेश में आता था, बेगर जैसी थोड़ी शक्ल बनाता था और फिर वो बैठ जाता था। ये उसका पेशा था। जब भी वो गुजरे, उनके पास बहुत सारे बड़ी बड़ी अमाउंट की एफडी, इतना सारा असेट्स और उनका खुद का घर निकला उनके नाम पे। मतलब मांगना भी कला है बॉस। ये कंपनी ने ऐसा ही किया, बोला कि अगर हमको पैसों की जरूरत हो तो हम मांग लेंगे, मांगने से भी बड़ी कंपनी हो सकती है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इफ एनी कंपनी जिनकी बोरोविंग्स इज मोर देन इक्वल्स टू 50 CR, अगर आपने 50 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट मांग लिया है, भाई तू तो बड़ी कंपनी, ऐसी कंपनीज पे भी रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? मैम तो ऐसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस, यस, बट ऐसी कंपनी ने मांग करके 50 करोड़ से ज्यादा का सम इकट्ठा कर लिया, बोरोविंग्स इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स। गेटिंग दैट? ऐसी कंपनीज पे रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। सो व्हाट इज रोटेशन प्रोविजन? एक फर्म 10 साल तक ऑडिट कर सकती है, एक इंडिविजुअल 5 साल तक ऑडिट कर सकता है। ये टर्म खत्म होने के बाद रोटेशन होगा, फिर ठंडा ले।
बट ये रोटेशन प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल होगा? लूपा पे. Everyone getting that? Listed, unlisted, private, any company whose paid up share capital is below but borrowings including public deposit is more than equals to 50. अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हम ऑडिटर को रोटेट करवाते हैं वैसे ही मेंबर्स फर्म में से इंटरनल पार्टनर्स को रोटेट करवा सकता है. एग्जाम्पल, हमने अपॉइंट किया ए, बी, सी एंड एसोसिएट्स. किसको? मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये 3 पार्टनर्स है ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट्स. दे आर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग के लिमिटेड. के लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए हमने इन्हें हायर किया. अब 10 साल की पूरी लिमिट दे करके रखी थी फर्म को 10 साल की लिमिट दे करके रखी थी. अब आपको क्या लगता है, पूरे 10 साल अगर सिर्फ मिस्टर ए हमारे कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, थोड़ा सा तो ऐसा धक धक होगा ना यार, इंडिपेंडेंस मिस हो गया तो, इन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर लिया तो ऑडिटर को इंटरनली रोटेट करवाने का अधिकार हमको दे करके रखा है. हम कौन? मेंबर्स. अगर हम चाहे तो हम रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं टू रोटेट द पार्टनर्स इंटरनली ऑफ द फर्म. मैम मतलब हम ये रेजोल्यूशन पास करा दें कि स्टार्टिंग में मिस्टर ए आए थे, उसके बाद मिस्टर बी को भेजना ऑडिट करने के लिए, मिस्टर बी के बाद मिस्टर सी को भेजना ऑडिट करने के लिए. तो दिस इज नोन एज इंटरनल रोटेशन. क्या कहते हैं? इंटरनल रोटेशन. ये इंटरनल रोटेशन भी अलाउड है एंड दैट राइट इज गिवन टू मेंबर्स. हम चाहे तो करवा सकते हैं, हम ना चाहे तो नहीं करवा सकते. समझे? चलिए पढ़ते हैं. इन केस ऑफ ऑडिट फर्म, the partners of the firm may be internally rotated if such resolution is passed by shareholders. Got it? Easy.